अध्याय 9, चैप्टर 9, विमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म, यानी महिलाएं, जाति और सुधार। सबसे पहले मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहूंगा, बहुत ही हृदय विदारक है और आज के ज़माने में जिसमें हम रह रहे हैं हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यहां पर एक महिला को अपने पति के साथ, उनके प्रति पति की मृत्यु हो गई है, उसके साथ इनको जिंदा जलाया जा रहा है। फिर से बताता हूं, जिंदा जलाया जा रहा है। इसे कहते थे सती प्रथा। और इसीलिए जो वेस्ट से लोग आते थे वो कहते थे कि हिंदुस्तान में जो रीति रिवाज है और यहाँ जो भी मान्यताएं हैं वो बैरबेरिक है, बर्बर है, सैवेज है, खतरनाक है। इस चित्र से आपको पता चल गया होगा कि आजकल का ज़माना अलग है। आजकल क्या है कि जो मिडिल क्लास लड़कियां हैं वो स्कूल जाती हैं, लड़कों के साथ पढ़ती हैं, इसके अलावा वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं, जॉब्स कर रही हैं, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और शादी कर सकती हैं, मनपसंद युवक से शादी कर सकती हैं, चाहे वो आरिफ शेख हो, चाहे वो अभिषेक तिवारी हो, किसी से भी शादी कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है। सारी औरतें, मैं पहले नाम लेना चाहूंगा इंदिरा गांधी जी का, और तमाम जो हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं उसमें महिला भी है। आप मुझे बताएंगे कि कौन सी महिला है जो हमारी प्रेसिडेंट रही है। तो महिला हमारी प्रेसिडेंट भी रही हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रही हैं। इसका मतलब महिलाओं को बहुत, जो पहले ज़माने में था अब ऐसा नहीं है जो आज हम देखते हैं। लेकिन आपको जान के अचरज होगा, आश्चर्य होगा कि मात्र 200 साल पहले अगर हम चले जाएं, 250 साल मान लीजिए अब, तो आपको सिचुएशन बिल्कुल अलग दिखाई देगी। अलग इसलिए थी कि यही लड़की अगर 200 साल पहले पैदा होती तो पहले तो इसकी बहुत कम उम्र में 6 साल, 7 साल, 8 साल में इसकी शादी करा दी जाती। दूसरा, हो सकता है इनके जो पिता हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, नहीं फर्क पड़ता, इनकी बहुत सारी औरतें होती थी, मतलब वाइफ्स। पॉलीगैमी थी, एक आदमी बहुत सारी औरतें रख सकता था। कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी कानून में कुछ नहीं था, तो जितनी भी चाहे औरतें रख सकते थे। इसके अलावा एक बहुत खतरनाक चीज कि ये लड़की जब बड़ी हो गई, या मान लीजिए ये 8 साल की हुई, शादी हो गई और इसका पति है और वो पति का देहांत हो जाता है। इसमें इस बेचारी की तो गलती नहीं है, इसका देहांत हो जाएगा। ये अभी बड़ी भी नहीं हुई है। पति की चिता, यानी कि ये लकड़ियां आप देख रहे हैं, पति को यहां लिटाया जाएगा और उसके बाद ये पत्नी चाहे कितने भी साल की हो, लड़की हो या औरत बन चुकी हो, इसको इसके साथ बिठा दिया जाएगा, चाहे फोर्सफुली या उसकी इच्छा पे। क्यों? क्योंकि समाज में यह था कि सती का मतलब यह है, देखिए जो मैं पढ़ाता हूं ना, बताता हूं, वो सब लाइन बाय लाइन ही है। इसको जब देख रहा हूं लाइन बाय लाइन ही बता रहा हूं आपको। सती, इसको मान्यता थी, लोग वो कहते थे कि वर्चुअस वुमेन, सदाचारी औरत। सदाचारी औरत है, इसको इज्जत दी इसलिए जा रही है क्योंकि भाई ये चाहे ना चाहे या समाज में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि अगर तुम अपने पति के साथ मरोगी, जलोगी, तो आप सदाचारी हो, नहीं तो आप कुल्टा हो, और जो भी उस जमाने में कहा जाता था। तो विलिंगली या अदरवाइज, चाहे वो कहे कि ठीक है मैं मरना चाहती हूं, मैं जलना चाहती हूं, या फिर उसको जबरदस्ती यहां। और अभी एक आगे आप देखेंगे, मैं बताऊंगा आपको कि इन लड़कियों को जब इस पे बिठाया जाता था तो बांध दिया जाता था लकड़ियों से, इन लकड़ियों से, ताकि जैसी आग जले ये भागे ना। आप समझ सकते हैं क्या बैरबरिक सिचुएशन होगी। यही लड़की, इसको कोई एजुकेशन नहीं थी, एजुकेशन तो, शिक्षा तो सोच ही नहीं सकते आप, क्योंकि ये माना जाता था कि अगर इस लड़की को आपने पढ़ा दिया तो इसका ये जो पति है वो मर जाएगा। यानी अगर आपने औरतों को पढ़ा दिया, लड़कियों को पढ़ा दिया, तो वो विडो बन जाएगी, इसका मतलब वो विधवा बन जाएगी। सिचुएशन देख रहे हैं आप। सबसे बड़ी बात कि
औरत और आदमी का डिफरेंस तो था ही। औरतों को माना जाता था कि भाई ये घर की लक्ष्मी है और लक्ष्मी के नाम पे सारे काम कर रही हैं, बच्चे पैदा कर रही हैं, पति की सेवा कर रही हैं, सास बहू सास वगैरह की सेवा कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। ये तो चल ही रहा था। इसके अलावा एक और चीज़ चल रही थी, बहुत, वो तो सालों से चल रही है। ये तो मैं 200 साल क्या होता, आप मैं आपको 1000 साल पहले ले जाऊं तो भी आपको ये दिखाई देगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हमारा समाज आज थोड़ा दबी जबान में है, पहले बिल्कुल मुखर था, पहले बिल्कुल ओपन था कि ब्राह्मण सबसे ऊपर आते हैं, संस्कृत जानते हैं, वेद पुराण जानते हैं और सारे रिलीजियस सेरेमनीज में इन्हीं का बोलबाला होता है। उसके बाद क्षत्रिय, ये योद्धा हैं, लड़ते हैं और अपने टेरिटरी को बचाते हैं। तो ये जो दोनों हैं, ये कास्ट सिस्टम में सबसे ऊपर आते हैं, इनको अपर कास्ट कहा जाता था, उच्च जाति के लोग। इसके बाद वैश्य आते हैं, ये ट्रेडिंग का काम करते हैं, व्यापार का सामान लेना, खरीदना और पैसे देना, मनी लेंडर का काम। उसके बाद सबसे निचले पायदान पे आते हैं शूद्र। शूद्र यानी जिनको हम निम्न जाति सुनते हैं, है ना। मेरे ख्याल से अगर मेरे से पूछा जाए तो कोई निम्न जाति तो होती नहीं है, सब लोग बराबर है। लेकिन जो था वो तो है, था जो है वो है, उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता। ये जो है शूद्र, और नीचे आ जाइए, इसे थोड़ा और नीचे आइए, ये है अति शूद्र। शूद्र के नीचे भी एक और लाइन है, मतलब ये शूद्र अति शूद्र जो हो गए, ये इतने नीचे हो गए कि इनका काम केवल है कि जो सिटी है, शहर है या फिर गांव है, इसको साफ रखना, क्लीन रखना। चाहे जानवर मर जाए उसको उठाना, किसी ने टट्टी पेशाब की उसको साफ करना, ये सारे काम। और मैला ढोना, सर पे गंदगी उठा के सर पे ढो के जाते थे, हाथ से उठाते थे। नाली अगर गंदी हो गई तो हाथ से गटर में जाके अंदर से साफ कर रहे हैं। ये इनको काम दिया गया था, या फिर काम दिया गया था, मान लिया गया था कि यही काम करेंगे। और फिर जब इनको ये काम दे दिया गया या इन्होंने काम शुरू किया, तो ये जो ऊंची जाति के लोग हैं ये मानते हैं, इन्होंने माना कि ये अगर हमारे आसपास आ गए तो हम लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, पोल्यूट हो जाएंगे। पोल्यूशन मतलब ये आसपास भी नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये गंदा काम करते हैं, छोटा काम करते हैं, तो हम लोग के आसपास नहीं आने चाहिए। ना जिस जगह से हम पानी पी रहे हैं वहां से पिए, ना हमारी मंदिरों में आए। तो अपर कास्ट शूद्र, अतिशूद्र, खासतौर पर अतिशूद्रों को ये अछूत मानते थे कि इनका छूना, शरीर पे छूना तो अलग बात है, ये हमारे जहां से हम पानी पी रहे हैं उसको नहीं छू सकते। ये जिस कुएं में हम पानी लेते हैं वहां से, पहले तो कुएं होते थे, नलवल तो नहीं थे, वहां से पानी नहीं ले सकते थे। और जिस तरीके से घेटवाइजेशन होता है, जैसे आज हम मुसलमानों को देखते हैं, मुसलमानों की एक कॉलोनी होगी, गंदी सी कॉलोनी होगी, और एकदम दबा के किसी कोने में इनको छोड़ दिया जाता है, वहीं रहते बेचारे। इसी तरीके से उस जमाने में एक, जिसे मलिन बस्ती कहा जाए, गंदी बस्ती कहा जाए, छोटी बस्ती कहा जाए, ये बेचारे एकदम, चाहे आप गांव ले लें या शहर ले लें, एकदम कोने में इनको घेटवाइज्ड या फिर मार्जिनलाइज्ड, हास्याकरण हो जाता था इनका। ना ये पानी ले सकते थे जहां से उच्च जाति के लोग पानी ले रहे हैं, ना वो नहा सकते थे जहां पर उच्च जाति के लोग नहा रहे हैं, क्योंकि उस जमाने में तो तालाब में नहाते थे। एक तरीके से इनको इंफीरियर ह्यूमन बींग्स, यानी इंफीरियर, अब मैं क्या हूं, निम्न जाति का तो शब्द यूज कर लिया, इससे इंफीरियर क्या होगा, यह माना जाता था। इस चित्र में आप ये विवरण जो देख रहे हैं, यहां पर आदमियों के हिसाब से दिखाया जा रहा है कि इनकी क्या क्या लेवल थी। और यह चित्र यह बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे उच्च जाति निम्न जातियों के साथ बिहेव करती थी, और ये कैसे बैठे हुए, उकड़ू बैठे हुए हैं, और यहां पर ये इनको आदेश दे रहे हैं, और जो भला बुरा कह रहे होंगे। अब जो बातें आपने सुनी, आपको बड़ा हृदय विदारक लगा होगा कि यार बताओ, ये सब चलता है हिंदुस्तान में, कहाँ हम लोग मार्स और स्पेस और इसकी जाने की बात कर रहे हैं, और ये सब चल रहा है। गांव में अभी भी है, मान के चलिए। लेकिन जब गलत चीजें होती है ना, तो उसको सुधार करने के लिए ऊपर वाला किसी न किसी को भेजता है। ऐसे बहुत सारे लोग आए जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा नाम है राजा राम मोहन रॉय। ये राय नहीं है, रॉय है। राजा इसलिए क्योंकि ये राजशाही परिवार से आते थे। राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने जो काम किया, इन्होंने जो शुरुआत की, वो आगे लोगों ने बढ़ाया, और बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको आज हम सोच भी नहीं सकते, वो जमाने में उन लड़कियों के साथ, उन गरीबों के साथ, उन निम्न जाति, मतलब सो कॉल्ड निम्न जातियों के साथ होता था, आज वो नहीं होता है। राइट? तो शुरुआत यहां से हुई कि जब 19वीं शताब्दी की शुरुआत हुई, मतलब 1800 से ऊपर आ जाइए,
यहां पर जो भी हिंदुस्तान के सोशल कस्टम है, यानी हमारी जो मान्यताएं हैं और जो हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जो मान्यताएं हैं, रीति रिवाज है, कल्चर हो गया, रीति रिवाज हो गया, इन सब के बारे में बात करना शुरू हुआ। उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि नए नए कम्युनिकेशन यानी संचार के नए नए माध्यम आने लगे थे। ऐसे लोग जो समझ रहे थे, जान रहे थे कि जो चीजें हो रही हैं वो गलत हो रही हैं, और वो लोग जो ये मान रहे थे कि वो लिख नहीं सकते थे, मतलब उनको लग तो रहा था कि समाज में चीजें गलत हैं अभी भी, तो ऐसे लोग, कई समाज सुधारक या कई लोग बुक्स के जरिए, न्यूज़पेपर, किताबें, मतलब न्यूज़पेपर मतलब जो आपका अखबार आता है, मैगजीन्स, लीफलेट जिसे हम फ्लायर्स कहते हैं, पर्चे, लीफलेट्स, फैम्पलेट्स, वही बात हो गई, इसके जरिए ये प्रिंट होने लगे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ज़माने में क्या होता था, मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी, हाथ से लिखी जाती थी, एक या दो आदमी के पास दी जाती थी और हस्तलिखित होती थी, इसको पांडुलिपि कहते हैं, और बड़ी बड़ी नाजुक होती थी, मतलब पत्तों पे लिखी हुई इस तरीके की होती थी, ज़्यादा लोगों के पास जाती भी नहीं थी, ज़्यादा लोग पढ़ भी नहीं पाते थे, संस्कृत वगैरह में लिखी होती थी, या ऐसी भाषा में जो नॉर्मल, जिसे हम प्राकृत भाषा नहीं कहते, तो बहुत सारे लोग इसे एक्सेस नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे ही संचार आगे बढ़ा और इस तरीके के अलग अलग जरिए आने लगे, तब जो ऑर्डिनरी आदमी है, जो लिख पढ़ सकता है या थोड़ा बहुत जानता है, या फिर जो दूसरों को बता सकता है, उसने जब ये सब सुना, देखा, और ऐसे लोगों ने जब लिखा, तब अपनी भाषा में, जैसे अगर आप केरल की बात कर रहे हैं तो हो सकता है मलयालम में ये सब चीज़ें लिखी गई, तो वो समझने लगे, जानने लगे। अब चाहे वो सोशल इशू हो, जिसे हम सामाजिक इशू कहते हैं, पॉलिटिकल हो, राजनीतिक हो, या फिर इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, आर्थिक तौर पे रिलेटेड हो, या रिलीजियस हो, धार्मिक, अब इसमें डिबेट होने लगी। लेकिन मतलब लोग जो है वो आपस में बात करने लगे, अब बातचीत शुरू हुई, इसने कहा ये सही नहीं है, इसने कहा ये गलत है, और आपस में एक निष्कर्ष निकलने लगा। और ऐसे नहीं कि आदमी आदमी कर रहे थे, औरतें भी थी, एज वेल एज विमेन, सब औरतें भी बात कर रही थी। और ये डिबेट कौन शुरू करता था? आजकल के ज़माने में भी अगर आप किसी रिलीजियस कुछ बोल दें, या धार्मिक बोल दें, या सामाजिक तौर पे बोल दें, तब आपको बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ता है। आपके घर में जो गवर्नमेंट है वो कुछ करवा देगी, या आसपास के लोग आपका बहिष्कार कर देंगे, या आपको अच्छा नहीं माना जाएगा, यार ये तो ऐसा आदमी है। अब उस ज़माने में कौन करता था? आम आदमी तो नहीं कर पाता था। लेकिन कई ऐसे समाज सुधारक रहे, कई ऐसे रिफॉर्म करने वाले रहे, उन्होंने ये सब डिबेट शुरू की, बातचीत शुरू की। और ऐसे एक समाज सुधारक जो परिवर्तन लाना चाहते थे, वो नाम है राजा राम मोहन रॉय। 1772 से 1772 से लेकर ये 1833 की बात मैं कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको 19वीं शताब्दी की शुरुआत की बात की। राजा राम मोहन रॉय साहब, इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया लोगों का जो लाइक माइंडेड थे, और उनको मिला के एक ब्रह्मो सभा बनाई। ध्यान रखिए, इन्होंने जो बनाई थी ब्रह्मो सभा, ये सवाल पूछा जाता है फिर उसमें एमसीक्यू में, कि ब्रह्मो सभा बनाई इन्होंने, समाज नहीं बनाया, सभा बनाई। बाद में ये ब्रह्मो समाज बना कलकत्ता में। पहले उन्होंने ब्रह्मो सभा बनाई थी, ध्यान रखिएगा ना, कलकत्ता में बनी थी, ये भी सवाल पूछा जाता है। ओके, तो ये रॉय साहब जो थे, उनको समझ में आ गया था, उनको लगने लगा था कि भाई जो समाज में कई ऐसी कुरीतियां हैं, ऐसी रीतियां जो कुरीतियां बन गई हैं, ऐसी चीजें जो धर्म ना बोलता है ना सिखाता है, और लोग कर रहे हैं, और लोग भेड़ चाल में करते हैं। आपको जो घर में सिखा दिया गया होगा, आपने कभी किसी से क्वेश्चन किया, माँ बाप से क्वेश्चन नहीं कर सकते, थप्पड़ पड़ जाता है। जब आप बड़े होते हैं तो माँ बाप से छुपा के चीज़ें करते हैं, क्योंकि आप अपने बड़ों को नाराज़ नहीं करना चाहते, समाज को नाराज़ नहीं करना चाहते, इसलिए आप सवाल नहीं पूछते। इन्होंने सवाल पूछे, क्यों? क्योंकि इनको सोसाइटी में लग गया था कि कई ऐसी अनजस्ट मतलब होता है कि जो जस्टिफाइड नहीं, आप उसका लॉजिक नहीं निकाल सकते, क्या है ये, क्यों कर रहे हैं आप? तो इन्होंने कहा ये सबको तो हटाना पड़ेगा, है ना। अब इनकी कोशिश ये थी कि जैसे पहले हम मोबाइल फ़ोन के बारे में सोचते भी नहीं थे, आज हम सबके हाथ में स्मार्टफोन है। किसी ने कहा कि स्मार्टफोन मत लो क्योंकि हमारे समाज और संस्कृति के खिलाफ है, कभी किसी ने नहीं कहा, कभी किसी ने कहा। तो हमने चेंज लाया है ना अपने में। तो जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको आंख बंद करके, आंख मूंद के
हम फॉलो करें वो ठीक नहीं है। हमें वो सब चीज़ें जो गलत है उसको हटाना पड़ेगा, उसके खिलाफ बात करनी पड़ेगी। देखिए, इनका ये सोचना था कि अगर वेस्ट वर्ल्ड है, यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता है या पश्चिमी एजुकेशन है, इसी ने तो उन लोगों को आगे बढ़ाया है, इसलिए तो एडवांस हो रहे हैं, इसलिए वो वहाँ आप देखिए महिलाओं की स्वतंत्रता मिल रही है, जिसे हम फ्रीडम कहते हैं, महिलाओं को इक्वालिटी मिल रही है, समानता मिल रही है, ये जो यहाँ पर फ्रीडम और इक्वालिटी की बात हुई है। तो वेस्टर्न एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और इन्होंने कहा कि, या इन्होंने समझा कि औरतों का हिंदुस्तान में क्या काम है। पहले तो पैदा होते ही फिर शादी हो जाती है, शादी होती है वो पति के पास जाती है, उसके बाद जो शादी के बाद होता है बच्चे पर पैदा हो जाते हैं, उसके बाद ये बच्चों का ख्याल रखती है, पति का ख्याल रखती है, सास बहू का ख्याल रखती है, सास वगैरह का, घर का काम करती है, घर से बाहर नहीं जाती है, कोई एजुकेशन नहीं है। एक औरत भी तो एक आदमी जैसी है, वही खाती है वही पीती है और उसी तरीके से उसका दिमाग होता है। और आज हमने प्रूफ देख लिया, जैसे मैंने अब हमारे प्रधानमंत्री का नाम लिया, हमारे जो नासा के वैज्ञानिक उसमें हिंदुस्तानी महिला हैं, जितने भी बड़े बड़े नाम, पायलट्स महिला हैं, आर्मी में महिलाएं हैं, कहाँ नहीं महिलाएं, जितनी भी बड़ी बड़ी हमारी फर्म्स हैं उनकी सीईओ, आईसीआईसी बैंक के सीईओ या बड़े बड़े जगह देख लीजिए, हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला जी महिला है। तो ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने, ऐसी ऐसी महिलाएं जो थी कुछ लायक, उसको तो हमने आने ही नहीं दिया, उनको एडुकेट होने नहीं दिया। बस किचन से बेडरूम, बेडरूम से किचन, बेडरूम से किचन, किचन से बेडरूम, बस यही काम है, डोमेस्टिक काम में फंसा दिया उनको, ऐसा इनका मानना था। सबसे बड़ी बात थी कि एक औरत की क्या गलती होती है अगर उसका पति मर जाए, देहांत हो जाए। एक आदमी की भी कोई गलती नहीं होती कि औरत मर जाए, है ना, ये तो जिंदगी है, अब ऊपर वाले ने जो लिखा वो तो होगा। तो रॉय साहब ने ये कहा कि एक लेडी, और ये जेंट्स है, एक लेडी, एक औरत जब उसका पति मर जाता है, व्हेन ही डाइज, उसके बाद एक औरत का जो हाल होता है हमारे समाज में, उस ज़माने में, आज तो बहुत अच्छा है, आज तो महिलाएं आराम से मतलब बढ़िया अपनी शादी करती हैं, एक दो जितना भी है अपना मनपसंद साथी चुनती है, बहुत ऐसी ज़िंदगी हो गई है जो हम पहले नहीं सोच सकते थे। तो ये जो महिलाएं उस ज़माने में विधवा हो जाती थी, उनका हाल बहुत बुरा था, इतना बुरा हाल, जैसे एक लेडी है, कुछ नहीं काम उसको आता, वो अगर पति उसका मर गया तो क्या करेगी, अब अपने और अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगी, बताइए आप मुझे बताइए, कमेंट में बताइएगा कि एक आदमी मर जाए तो औरत को कुछ नहीं आता तो क्या करे। यही चीज़ इनको समझ में आई। अब सबसे बड़ी बात है कि रॉय साहब कोई छोटे बड़े आदमी नहीं थे, इनको संस्कृत, फारसी, पर्शियन, अरे तमाम तरीके की लैंग्वेज, इंडियन हो, यूरोपियन लैंग्वेज हो, सब भाषाओं में पारंगत थे। और इन्होंने क्या किया कि एक तरीका अपनाया, इन्होंने ये कहा कि जो आप सती प्रथा अपना रहे हैं, यानी कि जिसे विडो बर्निंग कहते हैं, कि पति के साथ जब ये पति मर जाए तो पत्नी को भी इसके साथ जला दो। इन्होंने क्या किया कि पुराने एंशिएंट टेक्स्ट निकाले, प्राचीन जो हमारे टेक्स्ट है, क्योंकि धर्म को लेके आदमी बड़ा सेंटिमेंटल हो जाता है, धर्म पे किसी की आंच आई तो मारने काटने को तैयार हो जाता, पता नहीं क्यों ऐसा है। इन्होंने क्या किया, धर्म का ही सहारा लिया। कैसे सहारा लिया, इन्होंने एंशिएंट टेक्स्ट निकाला और वो लोगों को दिखाया कि देखिए साहब, यहाँ तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं गया है कि आप विडो को बर्न कर दे, जला दे, ऐसा तो कुछ है ही नहीं इसमें, आप तो गलत कर रहे हैं। अब ये जब बात आई, और क्योंकि बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल हिंदुस्तान जब आए तो उन्होंने ये सती प्रथा देखी और इस तरीके से प्रथा देखी। यहाँ पर एक प्रथा दिखाता हूँ आपको। इसमें क्या हो रहा है कि एक रिचुअल वर्शिप है, मतलब एक रिलीजियस वर्शिप है, धार्मिक अनुष्ठान या कहें एक प्रोसेशन या फिर एक मेला है, जिसमें ये जो आदमी है, ये आदमी है, इसने अपने पीठ पे कुंडा मतलब इस तरीके का लोहा का यूं फंसा लिया है, पीठ में खून निकल रहा है और फिर वो इससे लटक गया है। ये देखिए, ये दोनों आदमी लटके हुए हैं। आप सोचिए आपके पीठ में एक लोहे की एंगल घुसा दी जाए और आप इस पे लटक रहे हैं। जब कोई आदमी इसे देखेगा, बाहर का खासतौर पे वेस्टर्न वर्ल्ड का, तो वो क्या कहेगा कि भाई ये तो बड़े बार्बरिज्म है यार, ये क्या कर रहे हैं लोग यार, हैं भगवान के नाम पे, रिलीजन के नाम पे कर क्या रहे हैं लोग। वो लोगों ने सोचा, कहा। तो फिर जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे वो देख तो रहे थे। अब राजा राममोहन राय साहब ने ये बातें कही, उन्होंने एंशिएंट टेक्स्ट दिखा दिया, तो लोगों को मानना ही पड़ा भाई। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल, जो हिंदुस्तान की
सभ्यता या रीति रिवाज जो गलत थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रिटिश ने सब चीज़ों को गलत कहा, क्योंकि ऐसे कई लोग आए जिन्होंने इंडियन ट्रेडिशन कस्टम को बहुत बहुत अच्छा माना। तो इन्होंने क्या किया, राजा राम मोहन राय साहब, मैंने कहा बहुत सारे पढ़े लिखे आदमी थे, बहुत ज़बरदस्त आदमी थे। तो इनके कहने पर या इनकी बात को सुन के, रिपीटेड आदमी थे ना ये, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। 1829 में सती प्रथा को बैन किया गया। कब किया गया? 1829 में। कौन थे इसके धावक जिन्होंने परचम आगे लेके दौड़े? राजा राम मोहन राय, राइट। अब इन्होंने एक बढ़िया काम किया था। इन्होंने क्या किया कि जो पुराने उपनिषद है, पुराण है, जितने भी जिस पे भी क्योंकि हमारा देश तो हिंदू पॉपुलेशन सिटी है, कंट्री है, तो उन्हीं के चीज़ें उन्हीं के सामने लाके रखी। तो ये बाकी लोगों ने भी अपनाया। जो बाद के जो रिफॉर्मर थे, सेम लॉजिक, सेम स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई। तरीका क्या था कि जो भी चीज़ हार्मफुल थी, जैसे इस तरीके की चीज़ थी, है ना, और कई ऐसे हार्मफुल चीज़ें थी जो लोगों को नुकसान पहुंचाती थी, लोगों के साथ अन्याय करती थी, खासतौर पे औरतों के साथ, खासतौर पे बच्चों के साथ, इनके साथ, और निम्न जाति के जो लोग हैं उनके साथ तो हो ही रहा है। तो इनके खिलाफ जो एक कुरीतियां चल रही थी, जिससे इन लोगों को बगैर कुछ, क्योंकि एक देखिए, आपको मानना तो पड़ेगा, एक औरत स्ट्रांग तो होती नहीं, फिजिकली स्ट्रांग नहीं होती है, तो आदमी दबा देता है उसको। एक बच्चा बेचारे को समझ ही नहीं होती है, आदमी दबा देता है। तो आदमी ही तो जड़ है हर चीज़ की। तो आदमियों को बताया इन्होंने, और कई लोगों ने समझाया कि ये जो पुरानी चीज़ें हैं उनको उन्होंने सेक्रेड टेक्स्ट, मतलब जो पवित्र ग्रंथ हैं, उनको दिखाया और बताया कि देखिए साहब, आप जो ये कर रहे हैं ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल बिल्कुल ही गलत है। आप मुहर्रम में देखते लोग या अली करके अपने पीठ पे, अपने चेस्ट पे अपने आप को काटते हैं, तलवार मारते हैं। अब रिलीजियसली वो उनके हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन अगर हम बार्बरिज्म देखें कि अपने आप को चोट पहुंचाना या किसी को मारना काटना, ही तो गलत ही है ना। तो देखिए इन लोगों ने इतना बड़ा काम किया, और इसके साथ जो बाद में लोग आए उन्होंने भी यही काम किया। जैसे अगर मैं इनका नाम लूँ, ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने भी यही किया, पुराना ग्रंथ उठाया, पुराने उपनिषद और पुराण उठाए, उसमें बता दिया कि भाई ये जो विडोज हैं जिनका पति मर गया है, वो उनको रीमैरी करा सकते हैं, उनको शादी करवा सकते हैं आप। ओके, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ये काम किया, तो उनकी ब्रिटिश ऑफिशियल ने बात सुनी, और फिर 1856 में, ये भी ध्यान रखिएगा, ये डेट याद रखनी है आपको, जो विडोज रीमैरिज एक्ट पास हुआ कि अगर किसी का पति मर गया है तो वो दोबारा शादी कर सकती है, उसमें कोई लॉ में गलती नहीं है। अब हम थोड़ा पूर्वार्ध, उत्तरार्ध में आते हैं, किसके? 19th सेंचुरी के। ठीक है, इसमें क्या हुआ? अच्छा, हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, ये एक जगह हो रहा होगा तो दूसरी जगह बातें नहीं पहुंचती थी, पहले मोबाइल और ये इंटरनेट तो होता नहीं था। तो ये जो विडो रीमैरिज की बात है ना, कि महिलाएं हैं जिनका पति मर गया है, उनको दोबारा शादी करनी है, ये आगे भी बात पहुंची। तो अगर 4 प्रेसिडेंसी थी हमारी, अंग्रेजों के समय 4 प्रेसिडेंसीज थी, उसमें मद्रास प्रेसिडेंसी भी थी। तो इसमें जो तेलुगु भाषी रीजन है, वहां पर एक बहुत बड़ा नाम हुआ, कंडूकुरी वीरेशलिंगम। नाम याद रहेगा आपको, वीरेशलिंगम पांतुलु। इन्होंने एक संगठन बनाया, एसोसिएशन बनाया, और इन्होंने बहुत विडो रीमैरिज यानी विधवा का पुनर्विवाह, इस पर बहुत बड़ा काम किया। चलिए नॉर्थ पे आते हैं। ये साहब देख रहे हैं आप, बहुत बड़ा नाम है, इनको भी याद रखना है आपको, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने क्या किया, ध्यान रखिएगा, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो किसने की? दयानंद सरस्वती साहब ने। कब की? 1875 में। और इनका बेसिकली काम ये था, इनका सोच ये थी कि भाई जो हिंदुइज्म है, हिंदुत्व है, इसको थोड़ा सा हमको थोड़ा क्लीन करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसमें गड़बड़ चीज़ें घुसा दी। तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, और इन्होंने कहा विडो रीमैरिज तो होनी चाहिए, औरतों का पुनर्विवाह जरूरी है, वह कैसे जिएंगी? उस जमाने में तो औरतें काम भी नहीं करती थी, लेकिन फिर भी कानून पास हो गए, सब कुछ हो गया। उसके बाद भी इनकी शादी वैसे ही लड़कियां नहीं कर पाती थी, और अगर कर भी लेती थी तो समाज उन्हें मानता नहीं था, क्योंकि समाज जो था ना, रूढ़िवादी था, कॉन्जर्वेटिव था। वो ये नए लॉ, नया जो कानून पास हो, उसको मानने नहीं चाहता था। आप देखिए, कोई भी कानून आता है, लोग उसका विरोध करने लग जाते हैं, अच्छाई बुराई देखते नहीं उसकी। यहां पर एक बहुत अच्छी बात कही है
रॉय साहब ने क्या किया कि पर्चे बांटे, और पर्चे बांटे उसमें क्या किया, ऐसे लोगों के बारे में बताया जो सती प्रथा के समर्थन में थे, और कई जो थे वो सती के विरोध में थे। तो जो सती के समर्थन में थे वो कहते थे कि देखिए औरतें जो होती हैं वो उनको समझदारी नहीं होती, बेवकूफ़ होती, इन्फीरियर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उनका कोई ज़िंदगी का आयाम नहीं है, कोई सोच नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि उन पर विश्वास नहीं किया जाता। औरतों को छोड़ेंगे तो वो गलत हो जाएंगी, बिगड़ जाएंगी। तो अगर उनकी मृत्यु हो जाती है उनके पतियों की, तो उनको भी मरना ज़रूरी है, उनको मार दिया जाए या फिर वो खुद ही मर जाए, फिर हम उनको सदाचारी कहेंगे, फिर उनकी हम पूजा करेंगे, है ना। तो ये है कि अगर वो निकलती है किसी तरीके से, आग से निकलने के चांसेस हैं, तो हम क्या करेंगे, लकड़ी को साथ उन्हें बांध देंगे। ये वो लोग थे जो सती का समर्थन करते थे, और जो सती का समर्थन नहीं करते थे उन्होंने कहा कि यार ये क्या कह दिया आपने, औरतें बेवकूफ़ होती हैं, औरतें काम नहीं कर सकती, उनके कोई ज़िंदगी का आयाम नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई ध्येय नहीं है। आपने कभी उन्हें अपॉर्चुनिटी दी, कभी मौका दिया आपने उनको? वेस्ट में हुआ था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सारे के सारे आदमी चले गए थे लड़ने, तो काम करने के लिए कोई था नहीं, तो औरतों को बुलाया गया, मजबूरी थी, और औरतों ने ऐसा काम किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ऑफिस के काम थे कि मानना पड़ा लोगों को कि यार औरतें तो ज़बरदस्त काम करती, आदमी कहीं टिकते नहीं उनके सामने। तो इन्होंने कहा कि पहले आप उनको कोई मौका तो दीजिए, आप तब ये बात करिए, एक बार उनको करके देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि अगर वुमेन औरतें शिक्षित हो गई तो वो कौन इन्फीरियर है कौन सुपीरियर है, ये बात की बात है। देखिए मैं कभी नहीं मानता कि औरत और आदमी में कोई अंतर है ना, सब हार्ड मास के बने हुए हैं, सबके दिमाग है, सबके दिल है, सबको काम मिलना चाहिए, सबकी इज्जत होनी चाहिए, सब बराबर है, मेरा ये मानना है। गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। अब ये जो लाइन है ये आपके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग होगी कि लड़कियां तो स्कूल जाती हैं, इसमें नई बात क्या है, लेकिन 200 साल पहले और उस दरमियान ये वाकई में बड़ी बात थी। जितने भी रिफॉर्मर्स आप यहां देख रहे हैं और जिनके बारे में हमने पहले भी बात की, उन सबका एक मानना था कि ये जो गर्ल्स हैं या इन्हें वुमेन कहें, अगर इनकी सिचुएशन को, इनकी दशा को सुधारना है तो इन्हें आपको शिक्षा देनी पड़ेगी, यानी कि इनको एडुकेट करना पड़ेगा, एडुकेशन देनी पड़ेगी। तो आप यहां पर देखिएगा, ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर साहब। इन्होंने कलकत्ता में बहुत सारे स्कूल खोले, स्पेशली जो स्कूल खोले वो लड़कियों के लिए खोले, ओनली फॉर गर्ल्स। अब जब स्कूल खुले, अब इन्होंने खोले, कई लोगों ने खोले, मैं मिड 19th सेंचुरी की बात बता रहा हूँ आपको, तकरीबन 1850 की बात बता रहा हूँ। तो जब ये स्कूल खुले तो कई लोगों को डर था, उनका ये डर था कि पहली चीज़ जो लड़कियां हैं उनको ये स्कूल वाले इनके कामकाज से दूर कर देंगे। कामकाज क्या हुआ, लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी घर का सारा काम करना, जिसमें सफाई आती है, क्लीनिंग आती है, जिसमें कुकिंग आती है, बाकी और तमाम तरह के घर के काम लड़कियां करती थी। तो अब ये जब पढ़ने चली जाएंगी या उनको पढ़ाया जाएगा तो ये घर के काम कैसे करेंगी, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा मतलब डोमेस्टिक ड्यूटीज़ नहीं हो पाएगी। दूसरे में आते हैं कि जब लड़कियां एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी, स्कूल घर पे तो नहीं होगा, घर के आसपास हो सकता है, थोड़ी दूरी पे भी हो सकता है, तो जब यहाँ से यहाँ तक जाएंगी तो यहाँ तमाम तरह के लड़के, आदमी, उल्टे सीधे लोग होंगे, अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, इस बात का डर था। और दूसरा ये था कि अगर ये इन लोगों के टच में आ गई या इनके इन्फ्लुएंस में आ गई तो हो सकता है कि ये बिगड़ जाए, खराब हो जाए। ओके, तो ये पब्लिक प्लेस में और भी चीज़ें होने की संभावना रहती है, उस ज़माने में तो बहुत ज़्यादा थी। तो ये एक दिल में डर था जो कि मैं भी मानता हूँ अभी के समय में वाजिब था, क्योंकि आज भी कई ऐसे इलाके हैं हिंदुस्तान में जहाँ पर ये डर है। तो हुआ ये कि जितने भी ऊंचे लोग थे, मतलब ये कहें कि मान लीजिए हस्बैंड है या फादर है, जिनके घर में लड़कियां थी और ये उदारवादी थे, लिबरल थे कि ये मानते थे कि एडुकेशन बहुत ज़रूरी है, तो भी इन्होंने किसी को, मतलब अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा। इन्होंने घर पे ही, यानी होम एडुकेशन दिया, घर पे इनकी शिक्षा दी।
कभी कभी ऐसी लड़कियां या ऐसी औरतें भी हुई जिन्होंने अपने आप को खुद ही पढ़ा लिया, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी उनको, या उनको पढ़ने से रोका जाता या उनको पढ़ाया नहीं गया तो खुद ही पढ़ लिया उन्होंने। यहां पर आप देखिएगा, ये बहुत बड़ा नाम है, इनका नाम है राश सुंदरी देवी। क्या नाम है? राश सुंदरी देवी। अब ये जो महिला है, इन्होंने दिया समझते हैं आप? लैंप, इसमें बाती होती है, या तेल डालते हैं, जलता है, बहुत कम लाइट आती है। रात को जब सब सो जाते थे तो इस दिए की लाइट से इन्होंने सारी पढ़ाई की, पढ़ना और लिखना दोनों सीखा, यानी कि रीडिंग राइटिंग दोनों सीख ली। और उसके बाद इन्होंने ऐसी किताब लिखी जो आज भी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है। इन्होंने किताब लिखी अमर जीवन, बंगाली है तो अमर जीवन, राइट। तो आप समझ लीजिए कैंडल, मोमबत्ती और दिए में लोगों ने, लड़कियों ने पढ़ा है, औरतों ने पढ़ा है। अब थोड़ा सा हम इसी सेंचुरी के थोड़ा सा आगे आ जाए, मतलब इसी सेंचुरी में चल रहे हैं लेकिन थोड़ा सा 1850 1870 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे स्कूल, जैसे आर्य समाज ने, आपको मैंने बताया था आर्य समाज के बारे में, पंजाब में बहुत सारे स्कूल खोले। ये ज्योतिराव फुले साहब है, इनके बारे में हमने बात की। इन्होंने महाराष्ट्र में बहुत सारे स्कूल खोले और ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए स्कूल खोले। अब बहुत सारे ऐसे कुलीन मुस्लिम घर थे, यानी हिंदू मुस्लिम सब रहते थे, तो मुस्लिम घर जो थे, जो कुलीन थे, यानी कि थोड़ा हाई कास्ट सोसाइटी को बिलोंग करते थे, नॉर्दर्न इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, उत्तर भारत की बात, उनकी जो लड़कियां थी, उनकी औरतें कहाँ पढ़ती थी? उनके लिए टीचर आते थे, उनको अरबिक शिक्षा और बाकी शिक्षा इनको घर में दी जाती थी। अब यहाँ पर आइए, जब इनको घर पर पढ़ाया जा रहा है या औरतों को कम पढ़ाया जा रहा है, तो जब मुसलमान को छोड़िए, आप हिंदू को ही कम पढ़ाया जा रहा है, जो कि 80% जनसंख्या है, तो मुसलमानों की बात ही छोड़ दीजिए। तो इस ज़माने में सैयद मुमताज़ अली साहब हुए। उन्होंने क्या कहा कि भाई, जैसे मैंने आपको बताया था कि रॉय साहब ने क्या किया था, रॉय साहब ने कहा कि भाई वो गए पुरानी किताबों पे, एंशंट जो सेक्रेड है, पवित्र ग्रंथों पे गए, वहाँ का एक वर्स उठा के लाया, वहाँ का एक पंक्ति उठा के लाई और कहा देखिए आप जो कर रहे हैं सती प्रथा और ये विधवा विवाह नहीं होने दे रहे, ये तो इसमें बिल्कुल जायज़ है, विधवा विवाह और सती प्रथा बिल्कुल गलत है। तो इन्होंने इसके हिसाब से लोगों को समझाया। ऐसे सैयद मुमताज़ अली साहब ने क्या कहा, इन्होंने कुरान एक बहुत ही पवित्र जैसे ग्रंथ है मुसलमानों का, उन्होंने यहाँ से वर्स उठाए, जैसे इसमें श्लोक और पंक्ति होती है, तो यहाँ पर आपके कलमे होते हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, और वो उठा के लाए और वो दिखाया कि देखिए विमेन एजुकेशन, तो इसमें लिखा गया है कि वुमेन को तो एजुकेशन देनी पड़ेगी, इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा गया कि औरतों को एजुकेशन नहीं देनी है। तो ये सब चीज़ें इस ज़माने में हो रही थी, लड़कियां औरतें किस तरीके से स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। एक यहाँ पर चित्र आप देखिएगा, मैं आपको बता सकता हूँ अपने एग्जाम्पल से, मेरे घर में भी मदर है, सिस्टर्स है, कि औरतें कमज़ोर हो सकती हैं क्योंकि शरीर से तो कमज़ोर होती हैं, लेकिन दिमाग से और दिल से बुज़दिल नहीं होती, अच्छे आदमियों से भी ज़्यादा बड़ा काम कर सकती है। जब बच्चा एक होता है औरत का, तो 8 हड्डियाँ, अगर आपके हड्डियाँ में मतलब कोई तोड़े, 8 हड्डियाँ मैं एक साथ तोड़ूं तो जितना दर्द होगा उतना एक बच्चा पैदा करने में औरतों को दर्द होता है। तो औरतों का तो आप छोड़ दीजिए, ये जिस भी लेवल तक आप बोलेंगे वहाँ अचीव कर सकती है। तो यहाँ पर मसला ये हुआ कि औरतों को कमतर माना गया, तो उनको कहा गया कि या जो एजुकेशन दी गई, औरतों को कम सिलेबस दिया जाता था, कम शिक्षा दी जाती थी। तो यहाँ पर एक आप देखिएगा, ये स्टूडेंट आप देख रहे हैं हिंदू महिला विद्यालय। ये जो हिंदू महिला विद्यालय है, ये ऐसा पहला इंस्टीट्यूशन था जहां पर जो लड़के पढ़ रहे थे उतनी ही पढ़ाई लड़कियों से करवाई जा रही थी, या लड़कियां पढ़ रही थी और बहुत अच्छे से पढ़ रही थी। ओके, इसके अलावा ये तो बता ही दिया मैंने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर साहब। विमेन राइट अबाउट विमेन। अब रास सुंदरी देवी ने लिखा अमर जीवन, तो एक औरत का जीवन ही तो बताया उन्होंने, राइट। अब आप यहां पर देखेंगे कि जो अर्ली 20th सेंचुरी, यानी कि 1900 से आगे ले जा रहा हूं मैं आपको, बहुत सारी महिलाएं, जैसे यहां पर आप देखिए जो 4 आपको चित्र में दिख रहे हैं, ये बेगम है भोपाल की। बेगम किसे कहते हैं? एक तो पत्नी को कहते हैं, और जो इलीट क्लास की कुलीन वर्ग की जो पत्नियां होती हैं उनको बेगम कहा जाता है, बेगम। तो इन्होंने खास तौर पे औरतों की शिक्षा के लिए बहुत काम किया, और इन्होंने प्राइमरी स्कूल खासतौर पे अलीगढ़ में, अलीगढ़ एक आज भी आप देखेंगे तो शिक्षा का हब है, तो अलीगढ़ में बहुत सारी लड़कियों के लिए स्कूल खोली। यहां पर आप जो चित्र देख रहे हैं बहुत बड़ा नाम है, इनका नाम है बेगम रुकैया सखावत,
है ना। कहीं मैं देख रहा था तो कोई साहब बोले थे शेखावत, शेखावत नहीं है ये है बेगम रुकैया सखावत हुसैन। इन्होंने पटना में, क्योंकि बंगाली दिख रहा है नाम से ही लग रहा है, तो पटना और कलकत्ता यहाँ पर जो मुस्लिम लड़कियाँ हैं, मुस्लिम गर्ल्स हैं, उनके लिए बहुत सारे स्कूलों की शुरुआत की। और सबसे बड़ी बात, अब रुकैया साहब का, रुकैया मैडम का नाम क्यों ले रहे? क्योंकि ये बड़ी मुखर थी। इन्होंने कहा कि भाई ये जो रिलीजियस लीडर है, जो धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, मुसलमान धर्म के हो, क्रिश्चियन धर्म के हो, किसी भी धर्म के हो, इन्होंने क्या किया है कि औरतों को निचला पायदान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, या ये कहे कि औरतों को वो सम्मान नहीं दिया, हमेशा इंफीरियर समझा है। हमेशा इन रिलीजियस लीडर्स के कारण हुआ है, ऐसा इनका कहना था। तो अब आप देखिएगा कि 1880 की बात कर रहा हूं। अब एक महिला आएंगी, मैं इनका नाम लूंगा आगे चल के, ताराबाई शिंदे। इन्होंने एक बड़े स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, जिसे हम खराब लैंग्वेज कहते हैं, उसमें लिखा है। 1880 की बात मैं करूंगा। यहाँ पर क्या हुआ, औरतें जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, यानी कि विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटीज़ में जाने लगी थी। बहुत सारी इसमें डॉक्टर्स बन गई, टीचर्स बन गई। आज भी अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर और टीचर जो है महिलाएं प्रेफर करती हैं ये जॉब। बहुत सारी ऐसी थी जिन्होंने बड़ा क्रिटिकली लिखा। क्रिटिकली मतलब जो भी एक औरत के साथ हो रहा है, जो भी औरत के साथ हो रहा है, इन कई जो पढ़ लिख गई, उन्होंने बड़ी आलोचनात्मक तरीके से लिखा समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में, कि औरतों का कितना शोषण हो रहा है, क्या निम्न स्तर पे उनको रखा हुआ है, ना पढ़ाई लिखाई जा रही है, बस किचन में और बच्चों में वो उनको एक तरीके से दायरा उनका बना दिया गया है। तो यहीं पे आई ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे जो थी, ये देखिएगा आप, ताराबाई शिंदे जो है ये अपने घर पे ही इनको पढ़ाई हुई पूना में, जो आज पुणे है, पूना में इन्होंने घर पे ही पढ़ाई की। अब इन्होंने एक किताब लिखी, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, वो है स्त्री पुरुष तुलना। आप मुझे बताएंगे किसने किताब लिखी? स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे ने। या बेसिकली स्त्री पुरुष तुलना का मतलब होता है आदमी और औरत का कंपैरिजन, उनके बीच में वर्सेस। अब इन्होंने क्या किया कि जो समाज में, सोसाइटी में जो मेन और जो विमेन, इनके बीच में जो डिफरेंस था, जो दायरा था, ऊंच नीच थी, उसको इन्होंने सामने पेश किया। अब आप देखिएगा इन्होंने क्या लिखा, आपको पढ़ के बड़ा अच्छा लगेगा। मतलब बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड लिखे, है ना। इन्होंने ये कहा कि एक औरत को अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है क्या? एक औरत भी तो उसी हार्ड मास की बनी हुई है, उसका भी दिल है, उसका भी दिमाग है। हाँ, आप ये बताइए कि औरतें किस लिए बनी हैं, किस चीज़ के लिए आई हैं? आप ये समझ लीजिए कि जब भी एक आदमी की मृत्यु हो जाती है, आप आते हो और एक नाई को साथ में लेके आते हो, और उसके सबसे ध्यान रखिएगा कि औरतों का ना, उन औरतों के बाल उनको बड़े पसंद होते हैं। पता नहीं ये मतलब औरतें ज़्यादा बेहतर जानती हैं, बालों से उनका बड़ा प्यार होता है। तो नाई को लेके आते हो और किसी मेरे हस्बैंड के मर जाने पर या हमारे हस्बैंड के मर जाने पर आप हमें गंजा कर देते हो, सारे बाल साफ करा देते हो। किसी भी अच्छे ओकेजन में जिसको अटेंड करना, जिसका आनंद उठाना हमारा भी एक ये कहें कि हमें भी उसको हमें जाने देना चाहिए। ऐसी किसी भी शादी में, रिसेप्शन में, या किसी भी पवित्र या कैसे ऑस्पिशियस ओकेजन में कभी भी हमको वहां नहीं जाने दिया जाता जहां मैरिड औरतें जा सकती हैं। अब हमारा पति मर गया तो इसमें हमारी क्या गलती है जी? तो इन्होंने ये कहा कि हमारे आदमी के मर जाने से हमको एक तरीके से बैड ओमेन, या ये कहेंगे कि ये तो इसको लाओगे ना तो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, ये जो अच्छे ओकेजन है, पवित्र ओकेजन में ना इनको लाना ठीक नहीं है, बैड ओमेन है। यानी इसका शब्द मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है कि ये आ जाएंगी ना तो विनाश हो जाएगा, ऐसा कुछ ऐसा सोचना था। तो इन औरतों को, जिनकी जो विधवा है, इनको दूर रखो हर चीज़ से, ये ताराबाई शिंदे ने कहा। अब यहां पर बड़ा नाम है पंडिता रमाबाई। अब सबसे बड़ी बात यह है, पंडिता इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि एक तो ये संस्कृत की बहुत बड़ी ज्ञाता थी, और ये बात करने में और जिरह करने में, डिस्कशन करने में भी बहुत तेज थी। इन्होंने ये कहा कि जो हिंदुइज्म है, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, अगर आज आप ये बोल दें तो भी आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है,
लेकिन उस जमाने में पंडिता रमाबाई ने कहा कि हिंदुइज्म जो है वो एक तरीके से औरतों के खिलाफ काफ़ी दमनकारी है। इन्होंने जो दुर्दशा थी उन औरतों की जो अपर क्लास से आती, ध्यान रखिएगा अपर कास्ट की बात कर रहा हूँ, इन्होंने निचले कास्ट की तो बारे में बोला ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि अपर कास्ट की महिलाओं के ये हाल है, तो जो बेचारी लोअर कास्ट की महिलाएं उनका क्या हाल होगा। इन्होंने कहा कि कितनी दुर्दशा है जो अपर कास्ट की महिलाएं हैं। फिर उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया, पंडिता रमाबाई ने पूना में एक शेल्टर होम खोला। बहुत बड़ी बात है ये, उस ज़माने में एक शेल्टर होम खोला। और ये जो शेल्टर होम था ये बेसिकली किसके लिए था? ये था विडोज़ के लिए। मतलब किसी का पति मर गया, उसके घर वालों ने उसे बाहर भगा दिया, या उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है रिलेटिव्स उसको, क्योंकि उस ज़माने में ऐसे ही होता था, आज भी निकाल देते हैं लोग। तो मतलब बच्चे माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते, सोचिए तो उस ज़माने में क्या होता होगा। तो ये शेल्टर होम बनाया गया ताकि विडोज़ को सिखाया जा सके, काम सिखाया जा सके, और ऐसे काम सिखाया जा सके जिनसे इनकी रोज़ी रोटी चले, यानी इनका जो लालन पालन हो सके, लाइवलीहुड कमा सके अपनी, राइट। अब हुआ ये कि बहुत सारे ऐसे, देखिए कहीं भी हर एक्शन का रिएक्शन तो होता है। उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे जो हिंदू नेशनलिस्ट थे, मतलब हिंदू राष्ट्रवादी जो लोग थे, उन्होंने ये कहा कि जो हिंदू औरतें हैं, हिंदू विमेन हैं, ये बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो रही हैं, कपड़े उस तरीके से पहन रही है, हाव भाव उसके उस तरीके से है, निकल रही हैं रात को घर से। तो ये जो वेस्टर्न वेज है या वेस्टर्न तरीका है, इसको अपनाना शुरू किया है इन्होंने। और अगर ये वेस्टर्न तरीका या पाश्चात्य सभ्यता को अपनाएंगी तो हिंदुस्तानी सभ्यता जो है वो उसका ह्रास होगा, वो करप्ट हो जाएगी। और जो हमारे एक परिवार की जो वैल्यू होती है, परिवार का चरित्र होता है, वो खतरे में पड़ जाएगा। तो ये हिंदू तो कर ही रहे थे, मुसलमान भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी यही कहा कि जो औरतें पाश्चात्य सभ्यता में जा रही है ये इस्लाम का नुकसान कर रही हैं। तो हुआ ये कि मैं अब आपको लेके आता हूँ 19th सेंचुरी के एंड में, है ना, 1880 के आगे सोचिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारी ऐसे औरतें थी, क्योंकि वो अब चाहती थी, रिफॉर्म चाहती थी। तो कई सारी औरतों ने एक तो किताबें लिखी, बहुत सारी बुक्स लिखे, इन्होंने मैगजीन लिखना शुरू किया, उसको एडिट करना शुरू किया, इन्होंने स्कूल्स खोले, इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर्स खोले, मतलब शिक्षा देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए, इन्होंने वुमेन एसोसिएशन बनाए। तो हो ये गया कि जब तक हम 20वीं शताब्दी की शुरुआत में आते हैं, मतलब 1900 के ऊपर, ये इतने स्ट्रांग हो चुके थे, इन्होंने एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप बनाया। मतलब ऐसा संगठन बना लिया कि इतने लोग हो गए कि अब ये किसी भी सरकार पे, किसी भी पार्टी पे एक प्रेशर डाल सकते हैं, एक जोर डाल सकते हैं। इन्होंने ये कहा कि जो विमेन है, औरतों को वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो भी वोटिंग होती थी उसमें आदमी देते थे, वो भी आदमी कुलीन वर्ग के देते थे हिंदुस्तान में। तो जो वोटिंग का राइट है इनको मिलना चाहिए, जिसे हम फीमेल सफरेज कहते हैं। औरतों का बिल्कुल, क्योंकि औरतें जो हैं, क्योंकि उनकी माहवारी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसका किसी को ध्यान ही नहीं है, कोई सोचता भी नहीं है, बल्कि गंदी चीज़ मानी जाती है तो उस ज़माने में। तो बेटर हेल्थ केयर चाहिए, क्योंकि बच्चा भी औरत ही पैदा करती है, तो उसको हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, ये सब करने के लिए उसको एजुकेशन का एक्सेस बहुत ज़रूरी है। शिक्षा से जो वंचित रखा गया है उसको देखना पड़ेगा। कई सारी ऐसी औरतें थे जिन्होंने मूवमेंट, जो हमारा आंदोलन चल रहा था, चाहे नेशनल मूवमेंट कहे, राष्ट्रीय आंदोलन, चाहे सामाजिक आंदोलन जो सोशलिस्ट मूवमेंट कहते हैं, 1920 तक आते आते कई औरतों ने ये सब ज्वाइन करना शुरू कर दिया। तो 20वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े जो लीडर हुए, जवाहरलाल नेहरू साहब और सबसे बड़ी बात सुभाष चंद्र बोस साहब, इन्होंने क्या किया, ये जो औरतें हैं इनको सपोर्ट, ये जो बड़ी बड़ी औरतें हो गई थी, मतलब रुतबे में, उनको उनकी डिमांड सुनी, और इन्होंने भी माना कि देखिए ऐसा है, जो इक्वालिटी है, समानता और जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता, ये औरतों को मिलनी ही चाहिए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जैसे ही हम स्वतंत्र होंगे, जैसे हमें फ्रीडम मिलेगी, अंग्रेज़ों से आज़ाद होंगे, तो हम ये जो यूनिवर्सल, ये कहें औरतों के लिए फुल सफरेज यानी वोटिंग दे सकती है, ये वोट दे सकती हैं, ये हम ज़रूर लागू करेंगे। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि जब तक हमको आज़ादी नहीं मिल जाती, कृपया महिलाओं से कहा, जो बड़ी रुतबे वाली महिलाएं हो गई थी, ग्रुप की महिलाएं, उनको कहा कि देखिए अभी फ़िलहाल आप ना एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल में पार्ट लीजिए, या जो ब्रिटिश के खिलाफ हमारा आंदोलन चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए बनिस्बत की बाकी चीज़ों पे।
कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स। अब इसमें हम बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम लेने वाले हैं। अब देखिए आप ये कौन कौन आने वाले हैं। इसमें आपके नारायण साहब आएंगे, इसमें आपके ज्योतिराव फुले साहब आएंगे, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म, इसका मतलब जाति और सामाजिक सुधार के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। जितने भी रिफॉर्मर्स रहे या समाज सुधारक रहे, उसमें मोस्टली उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो ये हमारे देश में, सब कॉन्टिनेंट में, ख़ास तौर पे जो वर्ण व्यवस्था है, जिसे हम कास्ट सिस्टम कहते हैं। कास्ट सिस्टम क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और फिर अति शूद्र, यानी ये जो एक लैडर बना रखा है, जातिगत विभेद है, उसके बारे में कई लोगों ने बात की। अब रॉय साहब ये तो माहिर थे, एंशिएंट टेक्स्ट को निकाल के लाते थे, प्राचीन चीज़ों को निकाल के लाते थे जो हमारे अलग अलग पवित्र ग्रंथों में लिखी है। तो इन्होंने क्या किया कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट था, बौद्ध धर्म का एक लिखित, उसको ट्रांसलेट किया। और जो ये ओल्ड इन्होंने बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया, यानी कि भाषा में चेंज किया, वो बड़ा क्रिटिकल था कास्ट को। अब बुद्धिस्ट के बारे में हम जब जानते हैं तब हमें पता लगता है कि बुद्धिज्म में कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं होता है। बुद्धिज्म में सब बराबर होते हैं, जैसे मुसलमानों में सब बराबर होते हैं, वहां कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। ऐसे ही यहां पर भी कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। तो कई लोगों ने बात की, जैसे आप देखिए एक प्रार्थना समाज, इन्होंने क्या किया कि जो भक्ति का ट्रेडिशन है, भक्ति मतलब पूजा अर्चना, अपने इष्ट के प्रति आपका भाव, और इन्होंने कहा कि भाई जो भक्ति है वो है सबकी बराबरी, मतलब सारे कास्ट, ऑल कास्ट कह दीजिए, उन सबकी बराबरी। मुंबई में चले आइए, यहां पर आप देखिएगा ये परमहंस मंडली के साहब को मैंने दिखाया हुआ है। ये जो परमहंस मंडली है 1840 में इसको बनाया गया, और इन्होंने भी यही काम किया कि भाई कास्ट सिस्टम जो है इसको अबॉलिश किया जाए, ख़त्म किया जाए। तो जितने भी मैं कह रहा हूँ ना कि रिफॉर्मर्स और मेंबर्स थे, आपको जान के बड़ा अचरज होगा कि कास्ट सिस्टम के विरुद्ध उन्हीं लोगों ने बात की मोस्टली जो अपर कास्ट से आते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय से आते थे। तो जितने भी रिफॉर्मर्स रहे और जो मेंबर्स रहे, मतलब जो जिन्होंने सुधारक का काम किया, रिफॉर्म एसोसिएशंस बनाए या संगठन बनाए कि सुधार हो, वो मोस्टली कौन थे? अपर कास्ट के थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इनकी क्या होती थी? मीटिंग होती थी, और ये क्या करते थे जब ये लोग साथ में बैठते थे ना, तो अगर मान लीजिए कोई अलग जात का है, बाकायदा ये खाना खाते थे उनके साथ। छूना छुलाना जो भी बहुत मुश्किल माना जाता था, बहुत उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी कि आप किसी अछूत को छू लो या उसके हाथ का खा लो, लेकिन ये करते थे क्योंकि ये दिखाना चाहते थे, ये जताना चाहते थे कि जो कास्ट प्रेजुडिस है, यानी धार्मिक या कहे सामाजिक पूर्वाग्रह है, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। अब आइए 19वीं शताब्दी, इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज आ गए, चाहे आप डच बोले, चाहे आप ब्रिटिशर्स बोले, फ्रेंच, तो क्रिश्चियन मिशनरीज तो यहाँ पर आए। और इन्होंने क्या किया कि जो वंचित ग्रुप था, जो ट्राइबल ग्रुप था जैसे, और लोअर कास्ट जो थी, तो जो ट्राइबल ग्रुप्स हो गए, जो जनजाति या आदिवासी क्षेत्र से आते हैं या उस समाज को बिलोंग करते हैं, और जिनको समाज में सबसे निचले दर्ग यानी कि शूद्र और अति शूद्र मान रखा है, उनके लिए इन्होंने स्कूल खोले। इसी समय, बिल्कुल इसी समय हुआ ये कि आप देखिए, क्योंकि अंग्रेजों का आधिपत्य होने लगा था, हो गया था ऑलमोस्ट, और जैसे ही अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया तो उन्होंने फिर डेवलपमेंट का काम शुरू किया। अब जो गरीब है, मान लीजिए आप कोई लोअर कास्ट का आदमी है, एक लोअर कास्ट का आदमी जिसका उस समाज में बहिष्कार होता है ऑलमोस्ट, मतलब ऐसा तो बहिष्कार नहीं होता लेकिन वर्चुअली बहिष्कार ही हो रहा है, उसको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है, देखा जाता है। तो वो गांव से निकल के ऐसी जगह जाने लगे, शहर में जाने लगे, जैसे फैक्ट्रीज बन रही थी वहाँ जाने लगे, या जो म्यूनिसिपैलिटीज़ का काम होता है, नगर निगम का काम होता है, म्यूनिसिपैलिटीज़ कहते थे उस ज़माने में, वहाँ पर काम होने लगा था। तो उसके लिए ये लोग लेबर का काम करने के लिए वहाँ सब निकले गए। इससे पहले कि मैं इस बात को आगे बढ़ाऊँ, आपको ये दिखा दूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये छोटी सी बच्ची है, और
लड़का भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, और ये बहुत कम उम्र में लड़के लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। और उसके बाद जब ये लोगों ने आवाज़ उठाई और बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने काम किया, तो हुआ ये कि ये आपको डेट याद रखनी है, 1929 इसमें जो चाइल्ड मैरिज है ये एक्ट को, मतलब रिस्ट्रेंट एक्ट लाया गया। रिस्ट्रेंट एक्ट का मतलब ये होता है कि चाइल्ड मैरिज नहीं होगी। जो बच्चों की मैरिज हो जाती थी, जिसे हम बाल विवाह कहते हैं, ये अब नहीं होगी। तो इन्होंने उस ज़माने में जो, जबकि ये बात हुई 1929 में, इसमें जो उम्र रखी हुई रखी आदमियों के लिए, मेन के लिए रखी 18, फिर विमेन के लिए, औरतों के लिए रखी, लड़कियों के लिए रखी 16। मतलब इससे कम उम्र में इनकी शादी नहीं कर सकते, ये अगेंस्ट द लॉ होगा, कानून के खिलाफ होगा। फिर आगे चल के आप जानते हैं, जैसे आज 21 साल हो गया औरतों का, और लड़कियों का, आदमियों का 21, और 18 साल लड़कियों का हो गया। तो हमारी बात चल रही थी कि जो गरीब थे, जो निचले जात के खास तौर पे, वो लोग आगे बढ़े। यहाँ पर एक नाम आने वाला है, आत्माराम पांडुरंग। देखिएगा इन साहब को, आत्माराम पांडुरंग। तो कई सारे ऐसे लोग थे जो, अब आप बताइए कि कहीं कोई शहर का विकास होगा तो क्या क्या जरूरत पड़ेगी। जैसे नालियाँ बननी है, जैसे हम ड्रेन्स कहते हैं, बिल्डिंग्स बननी है, ठीक है, ड्रेन बननी है, और रोड्स बननी है। ये रोड्स हो गई। अब सिटी को क्लीन भी करना है, साफ भी करना है। इसके लिए क्या क्या चाहिए? कूली लोग चाहिए, इसके लिए आपको खोदने वाले या डिगर्स चाहिए, सामान ढोने वाले कैरियर्स चाहिए, जो ब्रिक लेयर्स हम कहते हैं, कहने का मतलब जो आज हम कहते हैं राज मिस्त्री टाइप, वो ब्रिक लेयर्स ये लोग चाहिए थे। जो अंदर गंदगी होती है, सीवेज क्लीनिंग, वो चाहिए। रिक्शा को, उस जमाने में रिक्शा बड़ा पॉपुलर था, हाथ से रिक्शा खींचते थे, तो रिक्शा पुलर्स चाहिए थे। तो ये सब जो लेबर आया कहाँ से? ये जो लेबर आया कहाँ से? ये गांव से आया। और गांव के कौन लोग आएंगे? आपको लगता है कि ज़मींदार आके ये काम कर रहे होंगे? नहीं, ये लो कास्ट के लोग, जो निचली जाति को माना जाता था हमारे वर्ण व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था में, वो लोग आए। अब इसमें से कई लोग जो हैं वो प्लांटेशन के लिए, जैसे बागान में काम करने के लिए, प्लांटेशन मतलब होता है बागान, तो प्लांटेशन काम करने के लिए कई जगह गए। जैसे आसाम चले गए, जैसे मॉरिशस चले गए, विदेश भी गए, जैसे ट्रिनिडाड टोबैगो चले गए, और इंडोनेशिया चले गए। अब ये जो नई नई जगह गए, वहाँ पर तो ये लोग बेचारे पहली बार गए थे, तो लेबर की तरह गए थे, और बागानों में तो बड़ा ज़बरदस्त काम कराया जाता था। तो एक तरीके से बड़ा मुश्किल रहा इनका समय, बट एक तरीके से अच्छा भी रहा। वो क्यों? क्योंकि ये जब गांव में रहते थे, लोअर कास्ट के लोग जो यहाँ गए, इनका जो सामाजिक ऑपरेशन था, दमनकारी व्यवस्था थी। अपर कास्ट खास तौर पे जो लैंड ओनर्स थे और जो ब्राह्मण थे, वो जिस तरीके से इनसे व्यवहार करते थे, हर दिन बेइज्जती होती थी। इसको यहाँ लिखा गया डेली ह्यूमिलिएशन। हर दिन बेइज्जती होती थी, हर दिन इनके कोई ना कोई दुख इनका रहता ही रहता था। तो एक तरीके से ये बेचारे बच के निकल गए। ये एक बागान का चित्र दिखाना चाहता हूँ मैं। ये एक शिप है जिसके थ्रू ये लोग जाते थे विदेशों में, कूली शिप है। इस शिप का नाम है जॉन एलन, ध्यान रखिएगा, जॉन एलन है। और ये लेबर्स को, यानी श्रमिकों को मॉरिशस ले जा रहा है। यहां दो चित्र है, मैं आपको दिखाऊंगा। एक तो मैं लोअर कास्ट का दिखाना चाहूंगा, क्योंकि हमने दो बात की, लोअर कास्ट और ट्राइबल्स, इनकी बात की थी, है ना। तो आप देखिए, और एक बीच में एक और चीज जोड़ने वाला हूं मैं, बड़ा आपको सुन के अजीब सा लगेगा। पहले ये बता दूं कि केवल यही जॉब नहीं थे, इसके अलावा भी जॉब लोअर कास्ट के लिए बनाए गए। जैसे जो ब्रिटिश लोग थे वो तो समझ गए थे कि भाई यहाँ पर वर्ण व्यवस्था है, और जो लोअर कास्ट है उसके लिए तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो उन्होंने क्या किया कि बाकायदा, जैसे महार कास्ट था, आपको पता है ना, बी आर अम्बेडकर साहब जो है वो महार कास्ट से आते थे, और वो भी अनटचेबल यानी अछूत जाति से आते थे। तो महार एक रेजिमेंट बना ली इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने एक महार रेजिमेंट बनाई और महार लोगों को इसमें रिक्रूट किया बाकायदा, ठीक है। अब आप देखें कि जो बी आर अम्बेडकर साहब की मैं बात कर रहा हूं, बी आर अम्बेडकर, ये जो साहब हैं, इनके पिताजी, ये पूछा जाता है, इनके जो फादर थे, अच्छा मैं आपसे सवाल पूछूं, फादर इनके क्या करते थे, तो आप क्या बताएंगे? ये क्योंकि बी आर अम्बेडकर साहब हमारे दलित मूवमेंट, या ये कहें कि जो निचले जाति के ने अपने उत्थान के लिए जो मूवमेंट किया, उसमें बहुत बड़ा नाम है। इनके पिताजी के बारे में अगर आप जाने, तो ये आर्मी स्कूल में ही ये टीचर थे। क्या थे? टीचर थे, ध्यान रखिएगा। अब यहां मैं बताना चाह रहा हूं लोअर कास्ट के बारे में। हुआ ये कि जो भी
कोई भैंस मर गई, गाय मर गई, बकरी मर गई, जो भी मर गई, जो भी गंदा होता था, कुत्ता बिल्ली, उनको यही लोग उठाते थे, ये लोग उठाना पड़ता था, ये कहिए। अब सबसे बड़ी बात है कि जो डेड एनिमल्स को तो उठा ही रहे हैं, और ये काम बाकी जो ऊंची जाति है ये एकदम गंदा मानती थी, मतलब पोल्यूटिंग, भ्रष्ट करने वाला मानती थी। लेकिन कभी कभी जो जिसे कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ऐसा हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि जो जूते, क्योंकि जूते का काम चमड़ा जमा करते थे, चमड़े का जूते का काम यही करते थे। अब ये काम यही कर सकते हैं, कोई जमींदार या कोई पंडित तो करेगा नहीं। तो हुआ ये कि इनके पास जब रिक्वायरमेंट आई, या देश में रिक्वायरमेंट आई कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया भाई, अब हमें शूज़ चाहिए, जूते चाहिए, तब इनके पास लोग भागे और फिर इन्होंने कहा कि अच्छा जी ठीक है हम बनाएंगे, लेकिन हमको ये दाम चाहिए, और इस दाम में इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया, राइट। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लोग हैं मदिगास। मदिगास पूछा जाता है कहाँ के हैं बताइए, आंध्र प्रदेश के हैं ये। तो ये अनटचेबल कास्ट है, अछूत कास्ट। मैं तो जैसे आपको कहता हूँ कि मैं तो इन सबको नहीं मानता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उस ज़माने में ये अनटचेबल थी, और आजकल भी विलेजेस में तो ये होता ही होता है। तो इनका बेसिकली काम था कि इनको सब गंदगी साफ़ करना है, मतलब क्लीनिंग हाइड्स कहते हैं इसको, और उसके बाद इनकी टैनिंग यानी ये चमड़े को तैयार करना जूता बनाने के लिए या और चीज़ें बनाने के लिए। उसके बाद ये जूते बनाते हैं जिसे हम सीविंग मतलब सिलना, सैंडल्स को जूते चप्पल उस ज़माने में कहा जाता था। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो चित्र आप देख रही हैं आदिवासियों का है। ये लोग हैं दुबलास, कहाँ के हैं, और ये मैं आपको ले जा रहा हूँ गुजरात में। कहाँ ले जा रहा हूँ? गुजरात में। दुबलास गुजरात के हैं, और ये इनके सर पे जो है मैंगोज, आम है। लेकिन ये दुबलास का काम क्या था? बेसिकली ये अपर कास्ट के घर में काम करते थे। उनकी फील्ड में उनकी जो ज़मीन थी अपर कास्ट की, उनकी ज़मीन पे ये दुबलास काम करते थे, और इसके अलावा इनके घर की देखरेख सारे जो छोटे बड़े सारे काम करते थे। अब एक और चीज़ बताना चाहूँगा, नो प्लेस इनसाइड द क्लासरूम। इसका मतलब क्या है? हुआ ये कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मैंने आपको बताया था 4 प्रेसिडेंसी है, और 1829 से आगे एक यहाँ पर एक बात बताई गई है कि ऐसा था कि जो गवर्नमेंट स्कूल बनाए गए थे, जैसे ये स्कूल है और यहाँ पर एक कमरा है, इस कमरे में अपर कास्ट के लोग बैठते थे और लोअर कास्ट के लोग इसमें अलाउड नहीं थे। तो अगर उन्हें पढ़ना होता तो क्या कहते थे, क्योंकि अगर ये लोअर कास्ट अपर कास्ट के पास आ जाएंगे तो ये तो भ्रष्ट हो जाएंगे, ये तो गंदे हो जाएंगे, क्योंकि ये गंदा काम करते हैं, ऐसा माना था। तो ये बेचारे बच्चे बाहर बैठते थे, और ये बच्चे बाहर बैठते थे और बाहर बैठ के सुन के पढ़ते थे, टीचर को आमने सामने नहीं देखते थे। तो ऐसा ज़माना भी इस हिंदुस्तान ने देखा है। यहाँ पर हम एक बहुत बड़े नाम के बारे में बात करेंगे। वैसे तो काफ़ी सारे नाम हैं, लेकिन ये साहब है श्री नारायण गुरु, ध्यान रखिएगा ये नाम है इनका। तो बात ये यहाँ से शुरू होती है कि अब सबने कहा भाई समानता और जस्टिस, न्याय मिलना ही चाहिए, ठीक। तो हुआ ये कि जब हम 19वीं सेंचुरी के सेकंड हाफ में आते हैं, यानी कि 1850 से लेकर 1900 पर आते हैं, तो कई लोग जो नॉन ब्राह्मण थे, यानी कि जो जैसे मैंने कहा वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अति शूद्र, तो यहाँ के जो लोग थे जो ब्राह्मण नहीं थे, मतलब जो अपर कास्ट में नहीं थे ये कह लीजिए, उन्होंने कई सारे आंदोलन किए। जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, मतलब वर्ण व्यवस्था या वर्ण समाज में जाति का भेद जो था, उसके खिलाफ बहुत सारी आवाज़ उठाई, बहुत जम के आवाज़ उठाई। और इन्होंने कहा था देखिए साहब, हमको सामाजिक सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता में हमको चाहिए ही चाहिए, और दूसरा हमको जस्टिस चाहिए, यानी कि न्याय चाहिए। तो यहाँ पर आप जो साहब देख रहे हैं इनका नाम है गुरु घासीदास, और ये सतनाम आप जो देख रहे हैं सतनामी है। सतनामी मूवमेंट, ये सेंट्रल इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, मध्य भारत की बात। तो घासीदास साहब ने सतनामी मूवमेंट की शुरुआत की, और इन्होंने किसके बीच में काम किया, जिसे हम चर्मकार कहते हैं ना, लेदर वर्कर्स, जो अभी मैंने आपको दिखाया, आपको जो मदिगास दिखाए थे ना मैंने, वो उसी तरीके के लोगों के साथ ये रहे, और उनके बीच में इन्होंने काम किया, और इनका सोशल स्टेटस चर्मकारों का सही बने, थोड़ा ऊपर आए, इस पे काम किया। अगर आप यहाँ पर आ जाए, ये साहब जो देख रहे हैं आपको, इनका नाम है हरिदास ठाकुर। क्या नाम है इनका? हरिदास ठाकुर। ये आपके ईस्टर्न बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हरिदास ठाकुर मथुआ, इन्होंने किसके साथ काम किया? चंडाल लोगों के साथ। अब चंडाल भी ये इसी तरीके से माना जाता था कि गंदगी साफ करते हैं, गंदा काम करते हैं। तो जो चंडाल कल्टीवेटर्स थे,
या चंडाल लोग थे उनके बीच में काम किया। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने एक बहुत बड़ा नाम ये इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने जो ब्राह्मण टेक्स्ट थे, क्योंकि सारे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे, चाहे आप वेद देखें, पुराण देखें, जितने भी हैं, उनके खिलाफ बात की। इन्होंने ये कहा कि भाई जो कास्ट सिस्टम बनाया गया है ये ब्राह्मणों ने बनाया और हम इसकी खिलाफ बात करते हैं, बिल्कुल गलत है ये। और अब हम आ जाते हैं केरला। कहाँ जाते हैं? केरल। केरल में जो साहब है, अच्छा केरल में जो आज का केरल है, यहाँ पे एक गुरु साहब थे और ये गुरु साहब थे एझावा कास्ट के। किस कास्ट के? ये भी थोड़ा सा निचली कास्ट में आती है। इसमें जो श्री नारायण गुरु थे, इन्होंने ये कहा कि भाई सब बराबर हैं, यूनिटी की बात की। इन्होंने कहा कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। इन्होंने सीधा कहा कि ये जो कास्ट डिफरेंसेस हैं या सामाजिक भेद या सामाजिक विभिन्नता है, ये है ही नहीं, सब बराबर है। सारे जितने भी ह्यूमन काइंड है, जो ये जो जिसे ह्यूमन काइंड कहते हैं, पुरुष या माता योनि में पैदा हुआ है, सारा मैनकाइंड, सारे ह्यूमन बीइंग, सारे इंसान, ये सारे सेम कास्ट के, इनके बीच में कोई कास्ट डिफरेंस हो ही नहीं सकता। ऐसा इन्होंने नारायण गुरु साहब ने कहा। तो इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही जो आज भी चलती है, ओरु जाति ओरु मातम ओरु दैवम मनुष्याणु, यानी एक कास्ट, एक रिलीजन और एक गॉड सारे ह्यूमन काइंड के लिए, या सारे लोग जो पृथ्वी पर ह्यूमन मतलब मनुष्य योनि में जिन्होंने जन्म लिया है। अब ध्यान रखिएगा, जितने भी सेक्ट्स थे जिनका मैं बता रहा हूँ, ये सब जो थे, चाहे इनकी बात करें गुरु घासीदास साहब की, हरिदास साहब की, या नारायण गुरु साहब की, ये सारे के सारे नॉन ब्राह्मण थे, ब्राह्मण नहीं थे। ओके। और इनका बेसिक चीज़ ये था कि जितने भी लोअर कास्ट है उनमें ज़रा सा एक सेल्फ एस्टीम लाई जाए, या जिनको दबा के रखा गया है वो किसी तरीके से ऊपर आए। यहाँ पर ये सतनामी रेबेलियन का एक चित्र दिखाने की कोशिश की है, जिसकी हमने बात की गुरु घासीदास साहब का। एक और बड़ा नाम है यहाँ पर ज्योतिराव फुले साहब। अब यहाँ पर 3 चित्रों में मैंने इनको दिखाने की कोशिश की है। उसका कारण ये है, ये तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये जो है मैं इसलिए क्योंकि ये इन्होंने सत्य शोधक समाज, इसकी परिकल्पना की और उसको इस्टेब्लिश भी किया। और फिर इन्होंने एक किताब लिखी गुलामगिरी, महात्मा ज्योतिबा फुले। ठीक है जी। इसलिए ये तीनों चित्र ये दिखाते हैं। और अब देखिए कि एक साहब ये जो रहे, ये बड़े वोकल थे। वोकल का मतलब मुखर, मतलब ये डरते नहीं थे, बेबाक बेखौफ थे। तो ये तो लो कास्ट वाले थे, मतलब लो कास्ट समझ गए ना। अब मैं अभी तक जितनी बात की आप समझ में आ गया होगा कि लो कास्ट कौन थे। तो जो निचली जाति में आते थे उनके नेता थे कौन साहब? ज्योतिराव फुले साहब। अब इनका जन्म हुआ था 1827 में। कब हुआ था? 1827 में। और ये पढ़े थे क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में, यानी कि अंग्रेज़ों वाला या डच या फ्रेंच जो भी स्कूल थे वहाँ ये इन्होंने पढ़ाई की। अब इन्होंने एक बड़ी अच्छी और बड़ी अलग बात कही। अलग बात ये थी कि इनका कहना था जो ब्राह्मण्स हैं ये कहते हैं कि हम सबसे ऊंचे हैं, सुपीरियर है, बाकी सारी जातियां नीचे हैं। और ये ब्राह्मण्स इसलिए कहते हैं कि हम सबसे ऊंचे क्योंकि वो आर्यंस हैं। अब फुले साहब ने कहा कि आप ये जो आर्यंस कह रहे हैं अपने आप को, आर्यंस तो हिंदुस्तान के है नहीं, सब कॉन्टिनेंट के है नहीं, इस उपमहाद्वीप के है नहीं। बेसिकली आर्यंस तो ये, अगर ये इंडिया है तो बाहर से आए। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो नेटिव लोग हैं, जो इस धरती के असली वासी, असली बच्चे हैं, उनको आर्यंस ने हराया और फिर अपना एक डोमिनेशन क्रिएट किया, अपना एक पावर इनके ऊपर डाला और फिर इनको निचली जाति कह के बोलने लगे। यहाँ पर क्लियर दिया है कि जो आर्यंस है वो फॉरेनर्स है, विदेशी है। ये इन्होंने डिफीट किया किनको? जो यहाँ के असली लोग थे। ओके, जो इस यहाँ पर आर्यंस के आने से पहले रहते थे। और फिर डोमिनेंस क्रिएट किया, यानी कि एक तरीके से प्राधिकार स्थापित कर लिया। और फिर जो यहाँ की जनता थी उनको ये इंफीरियर समझने लगे, यानी कि लो कास्ट समझने लगे। तो उन्होंने ये कहा कि जो अपर कास्ट सो कॉल्ड है, ब्राह्मण्स हैं या फिर जो क्षत्रिय हैं या फिर जो आर्यंस कहते हैं अपने आप को, इनका इस हमारे हिंदुस्तान या कि इस लैंड में या इस यहाँ की सत्ता में, पावर में कोई भी रोल नहीं है। ये केवल उन्हीं के पास होना चाहिए जो यहाँ के इंडिजिनियस लोग हैं, इस जमीन के असली बच्चे। ठीक। फुले साहब ने एक और बात कही। उन्होंने ये कहा कि जब
हम लोग थे, यानी कि यहाँ पर आर्यंस के आने से पहले, ये अपर कास्ट सो कॉल्ड के आने के पहले जो हमारा समाज था वो योद्धा पीजेंट, योद्धा फार्मर, योद्धा श्रमिक वो वाला था जो जमीन से अनाज उगाता था। और साथ में जो मराठा कंट्री साइड है, यानी कि मराठा क्षेत्र में, जो कंट्री साइड मतलब होता है विलेज, गांव, वहां पर ये जिस तरीके से राज करते थे, वो राज जो था वो गोल्डन एज था। गोल्डन एज मतलब सोने का समय था, सुनहरा समय था, क्योंकि ये जस्ट और फेयर वेज में अपनी सत्ता चलाते थे। जस्ट मतलब सबके साथ न्याय होगा, और फेयर मतलब निष्पक्ष, राइट। तो इन्होंने एक और चीज प्रपोज की, इन्होंने कहा कि ऐसा है, हमको शूद्रों को और अति शूद्रों को साथ मिलना चाहिए, और ये जो कास्ट सिस्टम बना दिया गया है इसको हटाना चाहिए और इसके खिलाफ बात करनी चाहिए। तभी इन्होंने ये सत्य शोधक समाज, यहां पर क्लियर दिया है, सत्य शोधक समाज इन्होंने बनाया। और बेसिकली सत्य शोधक समाज बनाने का मेन तात्पर्य था कास्ट इक्वालिटी, यानी सारा जो कास्ट है वो एक है या एक होना चाहिए। फिर उन्होंने एक किताब लिखी, बड़ी फेमस किताब है, गुलामगिरी। और गुलामगिरी का मतलब होता है स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब क्या होता है? दासता, दास प्रथा, दासता। अब ये ध्यान रखिए कि 1873 में इन्होंने ये गुलामगिरी लिखी। इसके 10 साल पहले अगर हम जाएं तो 1863 में अमेरिका में एक सिविल वॉर हुआ। और सिविल वॉर किसके बीच में हुआ? गोरों और कालों के बीच में। मतलब अफ्रीका से जो लाए गए थे स्लेव्स, दास, उनके बीच में, मतलब अफ्रीकन, जिनको अफ्रीकन अमेरिकन अब हम कहते हैं, और जो वाइट्स थे उनके बीच में लड़ाई हुई या सिविल वॉर हुआ। और फाइनली उनके साथ जो काले हम कहें, उनके साथ वही अमेरिका में व्यवहार होता था जो लोअर कास्ट के साथ हिंदुस्तान में हो रहा है। तो फुले साहब ने अपनी जो किताब है ये गुलामगिरी, ये किनको डेडिकेट की? वो सारे काले लोगों को, ब्लैक्स को, जिन्होंने वहाँ के डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई, काम किया, जिन्होंने भी फाइट की दास्ता को ख़त्म करने के लिए। इन्होंने अपनी किताब उन अमेरिकन को एक तरीके से डेडिकेट कर दी। तो इन्होंने किया क्या, इसको समझिएगा। इन्होंने क्या किया कि हिंदुस्तान में जो लोअर कास्ट है और जो अमेरिका में जो ब्लैक्स हैं, उनके बीच में एक लिंक स्थापित करने की कोशिश की कि जो ब्लैक्स के साथ अमेरिका में हो रहा है वही लोअर कास्ट के साथ, या कहें निचली जातियों के साथ, इंडिया में हो रहा है। ठीक। अच्छा, फुले साहब केवल लोअर कास्ट के लिए चिंतित नहीं थे, वो जो अपर कास्ट में जो महिलाएं थी उनके लिए भी चिंतित थी। क्योंकि आपने देखा था, जो मैंने आपको बताया, कि कई महिलाओं ने, जो अपर कास्ट महिला है, आपको पंडिता रमाबाई के बारे में मैंने बताया था, उन्होंने भी जो अपर कास्ट महिलाएं हैं उनके बारे में लिखा था कि उनकी हालत तो बहुत ही ख़राब है। और फिर जो लेबरर्स हैं, यानी जो श्रमिक हैं, या फिर जो लोअर कास्ट है, उनके साथ जो भेद होता उसके बारे में भी बहुत परेशान थे। कौन? अपने फुले साहब। दूसरा, लोअर कास्ट के साथ जो हो रहा है वो तो चिंतित थे ही थे। अब जो मूवमेंट था, ज्योतिराव फुले साहब कहे या जितने भी मैंने नाम लिए, सबके सब जो लोग थे उन्होंने काम किया। लेकिन 20वीं शताब्दी तक आते आते 2 नाम मैं ज़रूर बताऊंगा, पंडित ये डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर साहब और E.V. रामास्वामी नायकर, जो हमारे पेरियार, जिनको प्यार से पेरियार बोलते थे। यानी ये इन्होंने तो अपने वेस्टर्न इंडिया में काम किया और पेरियार साहब ने साउथ इंडिया में काम किया। तो हमने काफ़ी बड़े बड़े सुधारकों की बात की, ज्योतिराव फुले साहब की बात की, वो गुलामगिरी लिखी उन्होंने, और फिर वो जो अमेरिकन्स थे, अमेरिकन स्लेव्स, दासों को समर्पित की। और ये भी बताया गया कि उनके बाद भी ऐसे बहुत सारे रिफॉर्मर्स रहे। और जब हम 20वीं शताब्दी की बात करते हैं तो 2 बड़े नाम उभरते हैं। एक है डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर और दूसरे साहब हैं E.V. रामास्वामी। और E.V. रामास्वामी नायकर साहब हैं, इनको हम पेरियार बोलते हैं। ये साउथ में एक्टिव थे और वेस्टर्न इंडिया में, यानी दक्षिण में यहाँ पर नायकर साहब और वेस्टर्न इंडिया में B.R. अम्बेडकर साहब। तो अम्बेडकर साहब के बारे में क्या स्पेशल है? पहली चीज़ तो आप जानते ही हैं कि हमारे जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ये आर्किटेक्ट है, ड्राफ्टिंग कमेटी के ये चेयरमैन थे। बहुत बड़ा इनके पास ओहदा था। सबसे बड़ी बात है कि जो B.R. अम्बेडकर साहब हैं, ये एक महार जाति से आते थे
और महार जाति जो है वो एक ऐसी जाति अभी भी है, उस ज़माने में बहुत इन्होंने सहा है, अतिशूद्र कास्ट से आते थे। और जब ये छोटे थे, बहुत छोटे थे, तभी इन्होंने सारी जितनी भी पूर्वाग्रह हैं या फिर जो कास्ट के हिसाब से जातिगत भेदभाव है, इन्होंने बहुत सहा। ये जब स्कूल में बैठते थे तो स्कूल में ये उनके साथ नहीं बैठ सकते थे जिनके साथ ये पढ़ते थे, बल्कि ये स्कूल में कमरे के बाहर यहाँ बैठा करते थे और केवल सुनते थे। इस तरीके से तो इनकी पढ़ाई हुई है। जहाँ पर पानी पिया जाता था, जैसे बड़े कास्ट के लोग जहाँ पानी पीते हैं, बच्चे पानी पीते थे, वहाँ पर ये बच्चे अलाउड नहीं थे, तो ये पानी कहाँ से पियेंगे। बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना रास्ता बनाया, क्योंकि बड़े आदमी कहीं ना कहीं अपना रास्ता निकाल लेते हैं। और फिर इनको यूनाइटेड स्टेट्स में फेलोशिप मिली, ताकि ये अपनी आगे की, जिसे हम फर्दर स्टडीज़ कहते हैं, हायर स्टडीज़ ये कर पाए। और उसके बाद ये लौटे। जब ये लौटे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, 1919 में लौटे, और इसी ज़माने में हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन है बहुत पीक पे था। तो यहाँ पर 1919 में जब ये लौटे, तो इन्होंने जो सामाजिक भावना है, विद्वेष है अलग अलग जातियों के प्रति, और ख़ास तौर पे जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में जो बहुत बड़ी खाई है, उसके बारे में बहुत ही क्रिटिकली लिखा। मतलब अपने लेखों में, चीज़ों में कई चीज़ें इन्होंने लिखी। एक सबसे बड़ा काम इन्होंने ये किया कि 1927 की बात मैं बता रहा हूं आपको, इन्होंने एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किया, मतलब मंदिरों में अंदर जाने का आंदोलन। अब इसमें क्या था कि जितने भी महार कास्ट के लोग थे वो तो इनका साथ दे ही रहे थे, और ये नहीं था किससे कि आप हमें जाने नहीं दे रहे हो, हम लड़ाई झगड़ा करके या फिर डरा धमका के अंदर घुसेंगे। इनका मेन ये था, क्योंकि ऐसे इन्होंने एक मूवमेंट नहीं किया, इन्होंने कम से कम 3 ऐसे बड़े बड़े आंदोलन चलाए, और ये चलाए 1927 से लेकर 1935 के बीच में। मेन इनका यही था कि सबको ये दिखाना कि देखिए समाज में, मतलब एवरीवन टू सी, समाज में क्या प्रेजुडिसेस है और किस तरीके से पूर्वाग्रह है, कि एक आम इंसान, एक आदमी जो दूसरी की तरह हार्ड मास का बना हुआ है, एक तो मंदिर में पुजारी है या मंदिर में जा सकता है, और एक ऐसा है जिसको मंदिर के आसपास भी फटकना अलाउड नहीं है, क्योंकि वो दूषित कर देगा, या उसको दूषित माना जाता है, या उसको भ्रष्ट माना जाता है। भ्रष्ट उस तरीके से नहीं, मतलब गंदगी के हिसाब से माना जाता है। तो ये उन्होंने बात कही। उसके बाद एक बहुत बड़ा नाम, ये हमारे पेरियार साहब हैं। इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे सदर्न इंडिया में, पूरे दक्षिणी भारत जो कि हमारे देश का बहुत बड़ा भूभाग है, मैं आपको ले जाता हूं अर्ली 20th सेंचुरी में। अर्ली 20th सेंचुरी मतलब ये हुआ कि आप मान लीजिए 1900 से आगे, यहाँ पर बहुत सारे नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे, यानी कि वो लोग जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अतिशूद्र, तो इस कास्ट में नहीं आ रहे हैं, वो लोगों ने बहुत सारे आंदोलन शुरू किए। और वो लोग थे जो खास तौर पे, कुछ लोगों ने, जैसे मैंने बताया, अम्बेडकर साहब ने किसी ना किसी तरीके से एजुकेशन हासिल की, वो फर्दर स्टडीज़ के लिए भी बाहर गए, यूनाइटेड स्टेट्स गए। तो कई लोग ऐसे थे जिन्होंने थोड़ी बहुत कहीं एजुकेशन प्राप्त कर ली थी, शिक्षा प्राप्त कर ली थी, थोड़े बहुत पैसे उनके पास आ गए थे। और तीसरी चीज़ जो थी वो थी इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है प्रभाव, यानी कि उनकी बात सुनी जाने लगी थी। उन्होंने ये कहा, सबने एक ही बात तो कही कि भाई ये जो तुम ब्राह्मण्स कहते हो, ये अपने आप को आर्यंस कहते हैं, है ना, और आर्यंस जो है वो बाहर से आए। उन्होंने हमारा जो हिंदुस्तान का भूभाग है, खासतौर पे ये द्रविडियन की बात करते हैं, क्योंकि ये सदर्न इंडिया के थे, दक्षिण भूभाग की बात कर रहा हूँ, तो द्रविडियन कल्चर है वहाँ पे। तो उन्होंने ये कहा कि जो आर्यंस बाहर से आए और यहाँ के जो धरती पुत्र थे, यहाँ के जो लोग थे, उनको इन्होंने हराया। अपने आप को तो ये कहने लगे कि हम अपर कास्ट हो गए, और बाकी यहाँ के जो लोग हैं उनको ये लोअर कास्ट कहने लगे। तो बेसिकली जो यहाँ के इंडिजीनियस लोग थे, यहाँ के जो असली वासी थे, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, उसको हरा दिया, ज़मीन पे कब्जा कर लिया, और उनकी प्रभाव या फिर उनकी ज़िंदगी पे भी कब्जा कर लिया, क्योंकि अब तो ये वो काम करते थे जो आर्यंस कहते थे, या आर्यंस ने जिस तरीके से दबा रखा था। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा नाम है E.V. रामास्वामी नायकर, आपको ये जानना होगा, इनका नाम ज़रूर पूछा जाता है, इनको पेरियार कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, और ये आते थे मिडिल क्लास से। जो हमारे पेरियार साहब हैं, बहुत बड़े कास्ट के नहीं थे, बहुत बड़े क्लास के नहीं थे, पैसे वैसे बहुत ज़्यादा नहीं थे, ये मिडिल क्लास से ही आते थे। लेकिन इन्होंने शुरुआत की सन्यासी बन के। ये थे एसेटिक, यानी सन्यासी, ब्रह्मचर्य है, साथ में संस्कृत बहुत सारे इन्होंने उपनिषद, वेद, पुराण सब पढ़े, यानी कि संस्कृत के जो स्क्रिप्चर्स हैं वो इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, तो इनको बहुत अच्छी जानकारी मिल गई थी। शुरुआती दौर में जैसे ये जवान हुए तो ये कांग्रेस के मेंबर बन गए,
अब कांग्रेस के मेंबर बन गए तो यहां पर एक दावत हुई, एक पार्टी हुई। तो ये नायकर साहब है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है, और ये इनकी पार्टी हो रही है, ये इनकी पार्टी हो रही है। लेकिन इस पार्टी में इन्होंने क्या देखा कि जो ऊंची जाति के लोग हैं, अपर कास्ट, वो तो अलग बैठे हुए हैं, जो लोअर कास्ट है उनके लिए अलग जगह बनाई हुई है, यानी कि खाने की अलग अलग जगह बनाई हुई है। तो उन्होंने कहा यार कमाल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको जो इतना बड़ी बड़ी बात करती है देश के लिए, और उसने अपने ही पार्टी में ऐसा इंतजाम कर रखा है, कास्ट डिस्टिंक्शन कर रखा है ना। तो जो राष्ट्रवादी अपने आप को कहते थे उनकी पार्टी में इस तरीके से हो रहा है, इन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी। तो इन्होंने फिर ये कहा कि भाई हमको सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं आत्मसम्मान या आत्मसम्मान का आंदोलन। इन्होंने ये कहा कि जिनको ये अछूत कहते हैं, अनटचेबल्स, जिनको ब्राह्मण्स या बड़े जो ऊंचे कास्ट के लोग हैं, ठाकुर कास्ट के लोग हैं, वो अनटचेबल्स कहते हैं, वो असली तमिल और द्रविडियन कल्चर, साउथ इंडियन कल्चर में बता रहा हूं आपको, उसके लोग हैं। असली जो वहाँ के ज़मीन के लोग हैं वो यही है, और इनको ब्राह्मण्स ने किसी तरीके से आके दबा दिया है, ख़त्म कर दिया है, या फिर एक तरीके से उनको ही इनकी सामाजिक जो भावना है, सामाजिक जो कद्र है, उसको कम कर दिया है। तो उनका ये कहना था कि जो अनटचेबल जिनको कहा जाता है, इनको अपने आप अपनी कोशिश करनी पड़ेगी ताकि वो अपने आप को फ्री कर सकें, फ्री देमसेल्व्स। और सबसे बड़ी बात ये है कि सब केवल उनकी बात नहीं की इन्होंने कहा सारे रिलीजन की बात की, हर एक रिलीजन की बात की, और उन्होंने कहा हर एक रिलीजन, हर एक जाति, हर एक जो पंथ बना हुआ है, सब में सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी सामाजिक बराबरी की बात की। और सबसे बड़ी बात, क्यों इनका नाम ये है, क्योंकि ये संस्कृत जानते थे, सन्यासी बन के ये उभरे थे, और चूंकि इन्होंने सारी स्क्रिप्चर्स पढ़े हुए थे तो ये बहुत ही क्रिटिक थे, सब कुछ जान चुके थे। तो पेरियार साहब जो हिंदू स्क्रिप्चर्स थे, हिंदू कहें पवित्र ग्रंथों के बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा क्रिटिक थे, या ये उसकी बहुत आलोचना करते थे। वो ये कहते थे कि जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति में ये बताया गया है कि किस तरीके से जो लोअर कास्ट है या जो छोटे लोग हैं उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, बुरा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा इसमें दर्ज है। तो एक तो मनुस्मृति सबसे बड़ी बात है, उसके खिलाफ बहुत लॉ गिवर, बेसिकली एक पुराने कानूनची रहे, उन्होंने लिखा है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि जो भगवत गीता है, बहुत बड़ा नाम है ये, एक तरीके से इस्लाम में जिस तरह कुरान है और क्रिश्चियनिटी में जिस तरीके से बाइबल की वैल्यू है, उसी तरीके से भगवत गीता की वैल्यू है। इन्होंने कहा जो भगवत गीता है और रामायण है, और जो भी इन्होंने ग्रंथों की बात की, इनके ये बहुत बड़े क्रिटिक थे। उन्होंने ये कहा ये सब जो चीज़ें लिखी हुई हैं, मनुस्मृति को भी जोड़ लीजिए, इसमें एक तरीके से ब्राह्मण्स को अथॉरिटी दे दी गई है, इनको एक पावर दे दी गई है कि वो लोअर कास्ट के ऊपर डोमिनेशन करें, इनके ऊपर आक्रमण, सामाजिक तौर पे आक्रमण करें, हाथों से नहीं, सामाजिक तौर पे आक्रमण करें और दबाएं, ख़त्म करें, और किसी तरीके से जो विमेन है उनको भी दबा के रखें, दमनकारी व्यवस्था इनके साथ, दोनों के साथ चलती रहे, बुरा व्यवहार करें, अगर हम इस तरीके से कहें तो। अब देखिए, जब एक एक्शन होता है तो एक रिएक्शन भी होता है। तो जब इतने सारे लोग बोल रहे थे हिंदू या हिंदू धर्म के खिलाफ या हिंदुत्व के खिलाफ या इनकी कई सारी गलतियों के खिलाफ, ऐसे देखिए हिंदुत्व एक बहुत बड़ा नाम है ना, ये बहुत बड़ी संस्कृति है, और उनका काम ये होता है, हिंदू इसी नाम से जाने जाते हैं कि वारी सारी सभ्यता संस्कृति को आत्मसात करते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इसको इस तरीके से बना दिया था कि अपना जो रिलीजन है वो सबसे बड़ा है, बाकी रिलीजन सब बेकार है, सब खराब है, उनको खत्म करो, इनको दबाओ, ऐसा कुछ कहने की कोशिश की थी। तो अब जो ऑर्थोडॉक्स व्यक्ति, ध्यान दीजिए कि हिंदू धर्म अपने आप में बहुत ही क्लीन, बहुत साफ सुथरा, बहुत ही अच्छा धर्म है, लेकिन कुछ लोग हर जगह होते हैं जो ऑर्थोडॉक्स होते हैं। ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है जो कॉन्जर्वेटिव्स होते हैं, यानी कि वो रूढ़िवादी होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, रिएक्ट किया। इन्होंने क्या किया, सनातन धर्म सभा बनाई, ठीक, और भारत धर्म महामंडल बनाया। ये नॉर्थ की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्थ मतलब अपना जो ऊपर का भाग हो गया हिंदुस्तान का। इसी तरीके से एक बनाया गया ब्राह्मण सभा, ये बनाई बंगाल में, ठीक। आप थोड़ा सा ईस्ट की तरफ आ जाइए, तो यहां पर बंगाल में ये बना। अब बेसिक इन लोग का काम यही था, इन लोग की बात यही थी कि जो हिंदुइज्म है उसका जो कॉर्नर स्टोन है, या ये कहें कि उसका जो बेस है उसको बचाया जा सके, उसको बनाया जा सके, और जो कास्ट डिस्टिंक्शन है हिंदुइज्म में उसको जारी रखा जा सके।
तो अब ये डिबेट्स और स्ट्रगल्स तो आज भी चल रहे हैं साहब, कौन धर्म क्या कहता है, किस तरीके से लोग लेते हैं और कैसे अपने धर्म को वो जुगाड़ करके या चेंज करके किसी और के खिलाफ यूज़ करते हैं। आप लोगों को अच्छा आदमी बनना है। ये देखिए मैं 4 लोग बता रहा हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी बहुत सारे पंथ आते हैं, सब बराबर हैं, सब इंसान हैं, सबसे प्यार करिए, मोहब्बत करिए, क्योंकि एजुकेशन, हेल्थ ये हमारी मेन चीज़ है। धर्म तो हमारा इंटरनल मैटर है, घर में निभाइए, उसको बाहर मत लाइए, उसके हिसाब से लड़ाई झगड़ा मत करिए। अब यहाँ पर बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए। अब थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे समाज हुए, ऐसे बहुत सारे एसोसिएशंस हुए जिन्होंने इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जातिगत भेदभाव, विमेन अनइक्वालिटी थी उसके खिलाफ, बाल विवाह, या ये कहें कि जो उसके बाद बाल विवाह होता था और फिर सती प्रथा हो जाती थी, और सती ऐसे मतलब ये कहेंगे जो कुरीतियाँ हैं समाज में, जो सोशल प्रैक्टिसेस थी अनएथिकल, उनके खिलाफ काम किया। तो क्या करके मैं बताता हूँ। ब्रह्मो समाज, इसको बनाया गया था 1830 में। इन्होंने ये कहा कि कोई भी जो मूर्ति पूजा इसको नहीं किया जाएगा, और जो सेक्रीफाइस होता है, सेक्रीफाइस मतलब बैलों को, गायों को या और किसी चीज़ को काटा जाता है, बकरों को, वो बिल्कुल गलत है, राइट। और इन्होंने ये कहा कि बाकी लोगों की जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, कोई भी और भी धर्म का आदमी है, उसके खिलाफ, उसके रिलीजियस प्रैक्टिसेस के खिलाफ नहीं बोलेंगे। सब धर्म का सर्वधर्म सम्मान की बात इन्होंने कही। और सबसे बड़ी बात यह था कि इन्होंने हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी को लिया और इसके नेगेटिव और इनके पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स बताए और उस पर विचार किया। ये आप देख रहे हैं केशव चंद्र सेन साहब है, ये ब्रह्मो समाज के एक बहुत बड़े लीडर हुए। यहां पर आप देखेंगे एक साहब है, इनका नाम है, शॉर्ट में हम बोलते हैं हेनरी डेरोजियो, लेकिन इनका पूरा नाम है हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। ये जो थे, इन्होंने यंग बंगाल की स्थापना की थी। ये एक टीचर थे। कहां पर टीचर थे? ये हिंदू कॉलेज, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में टीचर थे। 1820 की बात मैं बता रहा हूं। और इन्होंने बड़े रेडिकल आइडियाज दिए। रेडिकल मतलब होता है बड़े तेज, बड़े हार्ड आइडियाज। और इनके जो भी दोस्त, या दोस्त तो नहीं कहूंगा, जो उनके विद्यार्थी थे, प्यूपिल्स मतलब होता है जो इनकी बात सुनते हैं एक्चुअली, तो जो प्यूपिल्स थे उनको ये कहा कि भाई सत्ता का मतलब जो अथॉरिटी है या जो सत्ता है उसके खिलाफ आपको बात करनी पड़ेगी अगर वो गलत है तो यंग बंगाल मूवमेंट इन्होंने शुरुआत किया। और फिर उन्होंने ये कहा कि भाई जो भी गलत ट्रेडिशन है, संस्कृति है, जो भी कस्टम्स है, मतलब जो भी रीति रिवाज है और उसके जो गलत है उसके खिलाफ बात करो, पहले तो आवाज़ उठाओ। और दूसरी बात इन्होंने विमेन के लिए कही, औरतों का जो हाल है समाज में, उनको ना तो फ्रीडम की मतलब स्वतंत्रता दी गई है, ना वो अपनी बात कह सकती हैं, तो इसको हमें ख़त्म करना चाहिए, वुमेन को इक्वालिटी देनी चाहिए। ये हेनरी डेरोजियो साहब ने कहा। अब यहाँ पर हम आते हैं एक बहुत बड़ा नाम, स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पर एक रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई और विवेकानंद साहब का नाम तो खैर मैं ही ले रहा हूँ। हुआ ये कि स्वामी विवेकानंद साहब जो थे उनके गुरु थे रामकृष्ण। कौन? रामकृष्ण परमहंसा। विवेकानंद साहब के गुरु थे रामकृष्ण परमहंसा। तो उन्हीं के नाम पे एक रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और इनका ये था कि अगर आप सोशल सर्विस करते हैं, लोगों यानी कि लोगों की सामाजिक मदद करते हैं, सोशल सर्विस मतलब होता है सामाजिक सेवा, और सेल्फलेस एक्शन करते हैं, यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हो उसके प्रति आप ये मत मानिए कि आपको कुछ वापस मिले, मतलब बगैर किसी इनाम के कोई काम करिए, इनाम की इच्छा के, तो तभी आप मोक्ष पा सकते हैं, तभी आप साल्वेशन पा सकते हैं, तभी आप मुक्ति पा सकते हैं, ये इन्होंने कहा। एक आया प्रार्थना समाज। ये प्रार्थना समाज जो है 1867 में बॉम्बे में स्थापित हुई थी। अब इनका भी एक काम था कि भाई एक तो कास्ट रिस्ट्रिक्शंस को हटाओ, ये जो जातिगत भेदभाव है, चाइल्ड मैरिज जो है इसको बिल्कुल बंद करना चाहिए। विमेन एजुकेशन पे इन्होंने काम किया कि भाई औरतों को शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। और जो विडो रीमैरिज जिस पे बैन लगा हुआ था कि भाई विधवाओं का विवाह नहीं हो सकता, इसके लिए इन्होंने बहुत काम किया। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि ये हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, इन सारों की जो किताबें हैं, टेक्स्ट है, उनको ये समझते थे, पढ़ते थे, और इनकी जो मीटिंग होती थी उसमें इन सब की बात होती थी। ये हुआ प्रार्थना समाज। वेद समाज। वेद समाज थोड़ा साउथ में ले जाऊंगा आपको। ये मद्रास जो आज का चेन्नई है में 1864 में स्टार्ट हुआ था। अब ये जो वेद समाज है ये किससे इंस्पायर्ड था या किससे थोड़ा सा कहें कि प्रेरित था? ये ब्रह्मो समाज से। आपको मैंने ब्रह्मो समाज दिखाया ना, ये ब्रह्मो समाज इससे प्रेरित थे।
और उसके बाद इन्होंने भी ये काम किया। एक तो इन्होंने कहा कि भाई कास्ट डिस्टिंक्शन, जो जातिगत भेदभाव है, विडो रीमैरिज यानी विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए, विमेन एजुकेशन, औरतों की एजुकेशन होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात वेद समाज ने कहा कि जितने भी लोग आते हैं, जितने भी लोग हैं, वो एक ही गॉड से आए हुए हैं, एक ही भगवान है इनका। इन्होंने जितने भी सुपरस्टिशंस यानी कि अंधविश्वास था, और जो एक्चुअली हिंदुइज्म बहुत अच्छा बहुत ही बेहतरीन धर्म है, लेकिन लोगों ने ना, जो रूढ़िवादी लोग हैं, ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, इन्होंने इसकी थोड़ी इमेज थोड़ी सी ख़राब कर दी है। तो इन्होंने कहा जो ये रिचुअल्स होते हैं, जो ज़बरदस्ती के रिचुअल्स होते हैं, मतलब धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उनके खिलाफ इन्होंने बात की। अलीगढ़ मूवमेंट जो होगा, सर सैयद अहमद खान का नाम ज़रूर आता है। बेसिकली ये अलीगढ़ मूवमेंट एडुकेशन के लिए था, मतलब पढ़ाई लिखाई और शिक्षा के प्रति था। तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ध्यान रखिएगा, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इनको बनाया था या इसको स्टैब्लिश किया था सैयद अहमद खान साहब ने 1875 में। कहाँ पर हुआ था ये? अलीगढ़ में। इसी के बाद ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई। ध्यान रखिएगा, मुस्लिम का कोई लेना देना नहीं है, सब लोग पढ़ते हैं, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सब पढ़ते हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूशन था, इन्होंने कहा कि भाई हम मॉडर्न एजुकेशन देंगे, जो हमारी लेटेस्ट एजुकेशन शिक्षा है वो दी जाएगी। जो पाश्चात्य साइंस है, जो साइंस क्योंकि बहुत आगे बढ़ गई थी, अगर हम यूरोप और अमेरिका और इंग्लैंड की बात करें, तो ये सब मुस्लिम्स को मिलनी चाहिए, बाकी लोगों को भी मिलनी चाहिए। और अलीगढ़ मूवमेंट एक तरीके से ये एजुकेशनल रिफॉर्म था, यानी ऐसा मूवमेंट था जिसने शिक्षा के बारे में बात की, क्योंकि वो ये कहते थे शिक्षा अगर मिलेगी तो सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, जो सिख है, बहुत बड़ा नाम है। जो सिख धर्म है, हम जानते हैं कि ये सबसे पाक साफ क्लीन धर्म है, क्योंकि यहाँ पर बात की जाती है सेवा की। इनका काम ही सेवा है, सबकी सेवा करते रहते हैं, इसलिए इनका नाम बहुत ऊंचा है। तो सिंह सभा मूवमेंट, इन्होंने जो बात की वो थी, देखिए सिख्स हर एक धर्म में ना कहीं कोई लोग या कई ऐसे लोग आ जाते हैं या ऐसी सोच आ जाती है जो उस धर्म को खराब करती है। तो कई ऐसे सिख में ऐसे एंगल निकल आए थे। तो मैं बताता हूँ क्या इन्होंने कहा। पहले मैं बता देता हूँ कि इन्होंने जो सिंह सभा मूवमेंट SSM लिखता हूँ, पहली बार इसकी स्थापना हुई थी कहाँ पर? अमृतसर में 1873 में। उसके बाद लाहौर में हुई 1879 में। इनका ये था कि जो सिख धर्म में जो सुपरस्टिशन आ गया है, यानी जो लोग अंधविश्वासी हो गए हैं, सिख धर्म में भी कास्ट डिस्टिंक्शन आ गया है कि भाई तुम ऊंचे हम नीचे, ये गलत है। सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने ये कहा कि भाई आज हम सिख टीचिंग, जो हमारे गुरुओं ने, जो इतने सारे गुरु हुए हैं, 10-11 गुरु हुए हैं, उन्होंने जो हमें शिक्षा दी है, इसके अलावा जो आज के हमारे मॉडर्न इंस्ट्रक्शंस है, यानी आजकल के जो ज़माने में चल रहा है, उन सबको जोड़ के हमको शिक्षा देनी है, ताकि सिखिज्म को जो क्लीन किया जा सके, ऐसा समाज बना सके जिसकी परिकल्पना हमारे सिख गुरुओं ने की है। यहाँ पर आप देख रहे हैं खालसा कॉलेज है, ये अमृतसर की बात मैं कर रहा हूँ, और इसको बनाया गया था 1892 में। और ये सिख सभा मूवमेंट के जो लीडर्स थे, नेतागण थे, उन्होंने ही इसकी नींव रखी थी। ब्लैक स्लेव्स एंड वाइट प्लांटर्स। ब्लैक स्लेव यानी कि काले दास वो होते हैं, जैसे एक मालिक है, उसने कुछ लोगों को खरीद लिया है, अब उनको वो उस तरीके से काम लेगा जिस तरीके से वो मशीनों से काम लेता है, या फिर घोड़े बकरियों की तरह काम लेता है। वो स्लेव्स थे, और ये स्लेव्स लाए गए थे अफ्रीका से, काले लोग थे ये। और आज जो आप देखते हैं अमेरिका में काले लोग, वो अफ्रीकन अमेरिकन उनको कहा जाता है। वाइट प्लांटर्स यानी जो गोरे लोग, जो वहाँ पर प्लांटेशन का काम करते थे अमेरिका में। देखिए हुआ ये कि जो यूरोप के लोग थे, यहाँ वहाँ गए, एक्सप्लोरर थे वो, और फिर उन्होंने क्या किया कि जैसे वो अफ्रीका पहुँचे, जहाँ पर अफ्रीका पहुँचे और वो ट्रेडर थे, तो उन्होंने आदमियों का भी ट्रेड करना शुरू किया, क्योंकि वो देख लिया था उन्होंने, जो काले लोग हैं, ना खाने के लिए इनके पास, ना पीने के लिए, ये तो बेचारे गरीबों की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो वो इनको खरीदने लगे। एक तरीके से स्लेवरी शुरू हुई। स्लेवरी या कहें स्लेव या दास प्रथा शुरू हुई, दासता शुरू हुई। ये मैं बात कर रहा हूँ 17वीं शताब्दी की। अब इन काले लोगों को पकड़ा जाता था और इनको अफ्रीका से अमेरिका लाया जाता था। कहाँ से? अफ्रीका से अमेरिका ला रहे हैं, ठीक, यहाँ से इन लोगों को लाया जाता था। यहाँ पर लाके जो प्लांटर्स थे, यानी प्लांटर्स कौन हो गए? जो जिनके बागान थे, उनको बेचा जाता था। अब यहाँ पर जो प्लांटर्स थे, वहाँ पर प्लांटिंग किसकी करते थे? प्लांटेशन किसका करते थे? जैसे कॉटन का हो गया, कपास का, और बाकी और भी इनकी प्लांटेशन थे। जो अगर अमेरिका को इस तरीके से देखा जाए तो इस सदर्न पार्ट है ना, टेक्सास वगैरह के नीचे, ये पार्ट जो है
यहाँ पर इनको लाया जाता था। अब ये बेचारे जो दास लोग हैं, इनको बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता था, बहुत मुश्किल से काम करना पड़ता था, इनको कोड़े पड़ जाते थे, बहुत बुरी तरह का टॉर्चर किया जाता था, छोटी छोटी गलतियों पे इनको पनिश किया जाता था, सुबह से शाम तक बेचारे काम किए जा रहे हैं, घंटों घंटों काम किए जा रहे हैं। कहने का मतलब इनकी हालत बहुत ख़राब थी। अब बहुत सारे ऐसे थे जो वाइट्स थे और ब्लैक भी थे, इन्होंने इस स्लेवरी के खिलाफ, इस दासता के खिलाफ बहुत आवाज़ उठाई। और उसके बाद ऐसी बात उठी कि भाई जब अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ 1776 में, तो कहा गया कि भाई अंग्रेज़ों अपनी बात तो सुन लो, आपने जो अपनी लैंग्वेज में लिखा है वो तो देख लो कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, कि दास प्रथा सही है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अब्राहम लिंकन साहब की बात होती है। एक गेटिसबर्ग एक जगह है, यहाँ पर इन्होंने एक एड्रेस दिया और इन्होंने कहा कि वो लोग, सारे लोग जो दासता के खिलाफ बात कर रहे हैं, वही असली डेमोक्रेसी वाले हैं। ठीक है, तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।